हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? कैसे हो सबके? सब बढ़िया, एकदम सब फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई। मेरा नाम है कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मेंटल एबिलिटी क्लास ऑफ फिजिक्स वाला। और आज एक और कमाल का टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम एंड सिलोजिज्म। इसके बारे में यार देखो, लोग कम बात करते हैं, ठीक है भाई। मोस्टली हमारा ध्यान किस पर रहता है कि कोडिंग डिकोडिंग कर लो, कैलेंडर का टॉपिक कर लो, अरेंजमेंट्स कर लो। अगर फटाफट रीजनिंग की बात करें तो वेन डायग्राम और सिलोजिज्म पर लोग कम ही आते हैं, कम ही देखते हैं। लेकिन बच्चों की बहुत डिमांड रहती है कि यार इस टॉपिक के अगर क्वेश्चन आ गए तो किस तरीके से होंगे 10th तक, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती मैथ्स के अंदर भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ गए तो किस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन। तो आओ आज यार आपके सामने ये टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़े कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और आपको बतलाते हैं कि कितने आसान होते हैं इसके क्वेश्चन समझने और करने सॉल्व, और कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई वेन डायग्राम एंड सिलोजिज्म का आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं भाई इंट्रोडक्शन से। कह रहा है भाई अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स। अब पहले समझाते हैं कि भाई सेट्स होता क्या है। देखो इस फिगर के अंदर आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं, यहां पर ये सेट की एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, कोई भी एक थिंग है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, एक्स चीज है, उसका अपन एक सेट बनाते हैं। उसका अपन क्या बनाते हैं? एक सेट बनाते हैं। और उन सेट्स का अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं भाई वेन डायग्राम। यानी कि उन सेट्स का फिर काम क्या है वेन डायग्राम के अंदर? इट शोज ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स। यानी कि वेन डायग्राम के अंदर ये जो सेट्स के साथ हम क्या करते हैं, अलग अलग सेट्स का यूज कर उनके बीच में जितने भी फाइनाइट रिलेशनशिप्स या लॉजिकल रिलेशनशिप्स जो पॉसिबल बन सकते हैं, उनको अपन दिखाते हैं इन सब का यूज कर। अ वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ओवरलैपिंग क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सेट। यानी कि हर एक सर्कल जो यहां पर दिखा रहा है, यहां पर इस फिगर के अंदर, नॉर्मली हम एक सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हर एक सर्कल एक सेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग क्लोज्ड कर्व्स जो हम मल्टीपल क्लोज्ड कर्व्स बनाते हैं, इससे पूरा का पूरा ये क्या बनता है हमारा? ये टोटल पूरा का पूरा क्या है? वेन डायग्राम है। ये टोटल पूरा का पूरा क्या है बच्चों? ये वेन डायग्राम है। ये पूरा का पूरा हमारा एक वेन डायग्राम है। अब देखो इस वेन डायग्राम को एक बार समझते हैं। जो ये पूरा का पूरा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस पूरे डायग्राम के अंदर इस रेक्टेंगल को बोलते हैं अपन यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यानी कि जो टोटल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। वो एक रेक्टेंगल शो कर रहा है और उसके अंदर ये जो दो चीजें आपको दिख रही हैं गोले गोले से बने हुए, एक सेट एस है और एक सेट टी है, ठीक है भाई। अब आप कहोगे कि भाई ये ऐसे क्यों है, यानी कि ये बीच में ये क्या है? तो ये जो है इसे अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन बच्चों? सेट एस का ऑफ एस एंड सेट टी का इंटरसेक्शन। यानी कि अगर कोई एक चीज है एस, ठीक है, और एक चीज है टी, अगर ये दोनों ऐसे कंबाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो एरिया है, यानी कि ये वो एरिया है जो सेट एस और सेट टी दोनों में कॉमन है। ये दोनों में कॉमन है। तो कह रहे हैं द पॉइंट्स इनसाइड अ कर्व लेबल्ड एस रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस। यानी कि जो भी इस सर्कल एस के अंदर जो इसका इंटीरियर रीजन है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर लाई करेंगे वो सेट एस के एलिमेंट होंगे। और दूसरी साइड जो टी के अंदर इंटीरियर है सारा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है सेट टी के, ठीक है। तो वाइल पॉइंट्स आउटसाइड द बाउंड रिप्रेजेंट एलिमेंट्स नॉट इन द सेट एस, दस फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द सेट्स एस एंड टी, उसे हम लिखते हैं ऐसे। यानी कि जो ये इंटरसेक्शन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस टी और इसके बीच में उल्टा यू। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को बच्चों। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विजुअली बाय द एरिया ऑफ ओवरलैप ऑफ द रीजन्स एस एंड टी। वेन डायग्राम्स वी कंसीव्ड अराउंड 1880 बाय जॉन वेन। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जॉन वेन नाम का बंदा था जिसने 1880 के अंदर वेन डायग्राम्स को पहली बार ही डिस्कवर करा था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है भाई। तो थ्योरेटिकली जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। आओ उसको प्रैक्टिकली धीरे धीरे समझेंगे, थोड़े रिलेशन समझेंगे। आओ भाई तो शुरू करते हैं भाई, रिलेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स थ्रू वेन डायग्राम्स।
यानी कि कितने तरह के हमारे रिलेशंस बन सकते हैं उनको समझते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, कैसे भाई सेट मतलब अलग अलग हो सकते हैं। मान लो यार हमारे पास एक एडिशनल वो ले लेते हैं। मान लो भाई हमारे पास एक इंफॉर्मेशन में बता रखा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है भाई, 40 स्टूडेंट्स है एक क्लास के अंदर। अब उसमें से कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। इसमें से कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। अब इसका सेट कैसे बन सकता है? मान लो एक सेट मैंने बनाया किसका? बॉयज का। एक सेट मैंने बनाया गर्ल्स का, और इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर सेट में बना दूंगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स का। ये हो जाएगा बच्चों स्टूडेंट्स का, कि भाई सारे स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। क्या बॉयज और गर्ल्स में कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं। यानी कि अगर मैं इंटरसेक्शन मैंने क्यों नहीं बनाई इनकी, अगर मैं ऐसा कुछ बना देता इसका मतलब कुछ कॉमन होता। क्या ऐसा कोई एलिमेंट हो सकता है जो बॉय भी हो गर्ल भी हो? तो नहीं। ठीक है, ऐसा इसलिए हम बॉयज को अलग रखेंगे, मेल्स को अलग रखेंगे, फीमेल्स को अलग रखेंगे और स्टूडेंट्स को अलग रखेंगे। इस तरीके से हमारे ये सेट्स जो है बन सकते हैं। तो आओ इनके रिलेशंस के बारे में कुछ समझते हैं। रिलेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो कह रहे हैं दिस सेक्शन डील्स विद क्वेश्चंस व्हिच एम एट एनालाइजिंग अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रिलेट अ सर्टेन गिवन ग्रुप of items and illustrate them diagrammatically. Here are a few different types of Venn diagrams with the implications made clear. तो कहता है सपोज यू आर गिवन अ ग्रुप ऑफ 3 आइटम्स, यानी कि हम जितने भी रिलेशन समझेंगे वो 3 सेट्स के हिसाब से समझेंगे कि 3 आइटम्स है उनके 3 सेट्स हैं। तो पहला क्या है? कह रहा है इफ द आइटम्स एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, द वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग इट वुड बी एज शोन अलोंगसाइड। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये 3 आइटम्स हैं, ये 3 लोग हैं मेरे पास, 3 तरह के, ये 3 तरह के आइटम्स है, 3 तरह के सेट्स बनेंगे इसके। तो कह रहे हैं दीज 3 आइटम्स बियर नो रिलेशनशिप टू ईच अदर सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिसजॉइंट फिगर्स। क्या मतलब हुआ इसका, ये समझते हैं। कह रहे हैं भाई अब हम जो भी रिलेशन समझेंगे, सबसे पहली बात तो वो 3 आइटम्स के बेसिस पर समझेंगे, यानी कि 3 सेट्स के अंदर हम उन रिलेशंस को समझेंगे कि कैसे कैसे वेन डायग्राम्स उन 3 सेट्स के बन सकते हैं, क्या क्या रिश्ता पॉसिबली उनका हो सकता है। तो पहला रिलेशन यह है कि अगर 3 आइटम्स मेरे पास है और तीनों आइटम्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि उसने एक एग्जांपल लिया कि भाई मान लो जो 3 आइटम्स है मेरे पास, एक सेट मेरे पास डॉक्टर्स का बनेगा, एक इंजीनियर्स का बनेगा, एक लॉयर्स का बनेगा। ये 3 प्रोफेशन के सेट्स बने हैं हमारे पास, इसका वेन डायग्राम बनाना है। अब क्योंकि ये तीनों सेट्स अलग अलग हैं, यानी कि डॉक्टर बिल्कुल अलग होता है, इंजीनियर बिल्कुल अलग प्रोफेशन होता है, लॉयर बिल्कुल अलग प्रोफेशन होता है, इसलिए इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तीनों एविडेंटली यानी कि साफ साफ डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका वेन डायग्राम जो बनेगा वो बिल्कुल डिसजॉइंट फिगर्स के साथ बनेगा। कैसे? इस तरीके से कि तीनों अलग अलग है, ए अलग, बी अलग, सी अलग, तीनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 3 डिसजॉइंट फिगर्स बने। समझ में आ गया? अभी इसके और भी एग्जांपल्स आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा रिलेशन देखते हैं। दूसरा रिलेशन कह रहा है इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकंड एंड द सेकंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड, then representation is in the form of 3 concentric circles. concentric circles क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं concentric circles, जिनका रेडियस जिनका सेंटर सेम रहता है, उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। यानी कि 3 आइटम्स में दूसरे तरह का रिलेशनशिप क्या है? दूसरा रिलेशन यह बन सकता है कि तीनों आइटम्स के अंदर इस तरीके से रिलेशन है कि एक आइटम, एक सेट दूसरे से बिलोंग करता है और दूसरा तीसरे से बिलोंग करता है। इस तरीके से यह रिलेशन बन सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर आया हूं, मान लो 3 सेट्स जो बनेंगे वो किसका बनेगा? सेकंड्स का, मिनट्स का और आवर्स का। अब यहां पर जो सेट ए है, मान लो ये सेकंड्स है, सेट ए किसका रिप्रेजेंटेशन है? सेकंड्स का। अब सेकंड्स बताओ मिनट का ही हिस्सा होता है, तो सेट बी मेरा मिनट का हो गया, और मिनट और सेकंड्स दोनों के दोनों मेरे आवर्स का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे ये एक एग्जांपल बन गया जहां पर 3 आइटम्स का रिलेशन एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होता है। एक एग्जांपल ये हो गया कि भाई आवर्स के अंदर मिनट है, मिनट के अंदर सेकंड्स है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल एक और दे देता हूं। जैसे कि
यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और अर्थ। क्या इसका भी वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा? ये मेरी अर्थ हो जाएगी, अर्थ मेरा सोलर सिस्टम के अंदर आएगा और सोलर सिस्टम और अर्थ दोनों यूनिवर्स के अंदर आएंगे। इसका भी रिलेशन ऐसे बनेगा, राइट? तो ये सेकंड तरह का रिलेशन हो गया मेरा तीन आइटम्स के बीच में, इस तरीके से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है, कह रहा है इफ टू सेपरेट आइटम्स बिलोंग टू क्लास ऑफ द थर्ड बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिसजॉइंट सर्कल्स इनसाइड अ बिगर सर्कल। कहने का मतलब क्या है कि दो सेपरेट आइटम्स हैं, ये दो डिफरेंट आइटम्स हैं जिनका आपस में कुछ कॉमन रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से एक तीसरी आइटम से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है भाई, अगर सेट्स बनाऊं मैं, वैसे सेट्स किसी भी चीज के बन सकते हैं। आप अभी भी सोच रहे हो अगर सेट क्या होता है, किसी भी चीज को हम एक सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक आइटम को हम एक सेट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो एक आइटम है टेबल, एक आइटम है चेयर और एक आइटम है फर्नीचर, ये तीन चीजों के सेट बनेंगे। तो देखो भाई, ये बन गया मेरा टेबल का सेट, ये बन गया मेरा चेयर का सेट, अलग अलग। क्या चेयर और टेबल में कोई कॉमन होता है? नहीं होता यार। चेयर्स के एलिमेंट सारे चेयर्स में जाएंगे, टेबल के आइटम्स सारे टेबल के एलिमेंट सारे टेबल के सेट में जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से फर्नीचर का हिस्सा हैं। ये दोनों आइटम्स फर्नीचर का तो हिस्सा रहेंगी, तो फर्नीचर का सी वाला हमारा सेट बन जाएगा ऊपर वाला, कि फर्नीचर के अंदर इंक्लूडेड टेबल और चेयर, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ गया? आओ नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला रिलेशन और क्या बन सकता है। अब इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी अलग है। अच्छा देखो, मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। इसका एग्जांपल एक ये भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी दिया था कि बॉयज, गर्ल्स और स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, इसका भी ऐसे बन सकता है कि बॉयज अलग हो गए, गर्ल्स अलग हो गई और ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स में आ गए। इसका भी ये सेम ऐसा ही वेन डायग्राम बनेगा। आओ नेक्स्ट, कह रहा है इफ टू आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ द थर्ड such that some items of each of these two groups are common in relationship। कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब यह है कि पिछले वाले से ये थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले में भी यही था कि दो अलग अलग आइटम्स हैं और वो दोनों की दोनों एक तीसरी से बिलोंग करते हैं, तीनों के वो तीसरे आइटम के अंदर आते हैं, उसमें इन्वॉल्व है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग बच्चों ये है कि इसमें भी दो आइटम्स हैं और वो तीसरे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों के अंदर भी कुछ कॉमन है। पिछले वाले के अंदर कुछ कॉमन नहीं था, बिल्कुल दोनों अलग अलग थे, बिल्कुल दोनों अलग अलग थे। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा कि इन दोनों में भी कुछ कॉमन है और वो तीसरे के अंदर भी बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट कॉमन है, सारा एक के अंदर दूसरा नहीं है, कुछ पार्ट दोनों में कॉमन है। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे जो पूरे के पूरे इनक्लोज्ड होंगे एक बड़े सर्कल के अंदर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल मेल्स, फादर्स एंड ब्रदर्स। जैसे कि अब मान लो सेट ए मेरा फादर्स का हो गया, सेट बी मेरा ब्रदर्स का हो गया। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन हो सकता है। इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि ये वो लोग हैं जो फादर्स भी हैं, यानी कि फादर का रोल भी प्ले करते हैं और ब्रदर का रोल भी प्ले करते हैं। और इस इंटरसेक्शन से बाहर जो है ये वाले एलिमेंट्स, ये सिर्फ ब्रदर का रोल प्ले करते हैं, ये सिर्फ ब्रदर का रोल। और ये वाले जो आइटम्स है जो इस इंटरसेक्शन से बाहर है, सिर्फ ए के अंदर है, वो मेरा सिर्फ फादर्स का रोल प्ले करते हैं। यानी कि हो सकता है ना ऐसा कोई इंसान हो जो किसी का फादर का रोल तो प्ले कर रहा हो, फादर तो है, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी कोई बहन हो, तो वो भाई का रोल नहीं प्ले कर रहा, तो वो सब इसके अंदर आ गए, सिर्फ ओनली ए। ये वाला हिस्सा हो जाएगा ओनली ए, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा ओनली बी। यानी कि अब जैसे मैं हूं, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई ना भाई, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो मैं फादर तो नहीं हूं अभी किसी का, लेकिन हाँ मेरी बहन जरूर है, तो मैं ब्रदर का रोल तो प्ले कर रहा हूं। तो यहां पर मैं किस में आऊंगा? मैं इसमें आऊंगा, ओनली बी। ये वाला हिस्सा जो है ये वाला सिर्फ इसमें आऊंगा, कटे हुए चांद में, ओनली बी। लेकिन इसके अंदर कौन से लोग आ जाएंगे? इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे, वो लोग जो फादर भी है और किसी के भाई भी हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन भी आ गया, लेकिन दोनों के दोनों टोटली मेल तो है। तो तीसरा सेट किसका है? मेल्स का। चाहे फादर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे ओनली फादर हो, चाहे ओनली ब्रदर हो, चाहे दोनों रोल प्ले कर रहा हो, मेल तो होगा ही ना। अब कोई फीमेल तो फादर नहीं बन जाएगी किसी की, राइट? ठीक है, तो समझ रहे हो इस चीज को? आओ नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं। अब ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा मजेदार है। अब इसमें क्या है, इसमें
ऑडी तो नहीं लग रही किसी को, ये ऑडी नहीं है भाई, ये ऑडी में 4 छल्ले होते हैं, ठीक है, 3 छल्ले हैं ये, ठीक है। तो कह रहा है इफ 2 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू थर्ड एंड आर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इन अ लाइन। कहने का मतलब क्या है कि ये ए और सी, ये 2 आइटम्स हैं जिनका आपस में नो रिलेशन है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये पार्टली, थोड़ा थोड़ा, वैसे तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है दोनों, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है यानी कि इनका अपना एक वजूद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका, थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक तीसरे आइटम से बिलोंग करता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका एक तीसरे आइटम से बिलोंग करता है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ उसने, एक रिलेशन ऐसा है कि भाई 3 आइटम्स है, डॉग्स, पेट्स और कैट्स, डॉग्स, पेट्स और कैट्स। तो इसमें देखो इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये मेरा डॉग्स हो गए, ठीक है भाई, ये हो गए मेरे डॉग्स, एक सेट बन गया मेरा ये कैट्स, ये बन गया मेरा कैट्स, ठीक है। अब डॉग्स में और कैट्स में तो कोई रिलेशन नहीं है, डॉग्स में और कैट्स में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मान लो एक और सेट बनाता हूं, किसका, पेट्स का। अब पेट्स में जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये पेट हैं, लेकिन इनका डॉग से और कैट से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि पेट आपका पैरट भी हो सकता है, पेट आपका गोट भी हो सकती है, लेकिन डॉग से और कैट से कोई रिलेशन नहीं है। ये वाले जो एलिमेंट सिर्फ पेट्स के अंदर है, ये ओनली पेट्स हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कैट हैं लेकिन पेट नहीं है। ये एलिमेंट्स जो यहां पर हैं ये कैट्स तो हैं, लेकिन गलियों में घूमती है कैट्स, वो पेट्स थोड़ा, जरूरी थोड़ा पेट हो। और वैसे ही यहां पर ये डॉग्स हैं, जो डॉग तो हैं लेकिन पेट नहीं है। तो फिर अब ये वाले जो एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, ये वो डॉग्स हैं जो पेट भी हैं, और ये वो कैट्स हैं जो पेट हैं। फर्क समझ में आ गया सबको? ये एक एग्जांपल है इस रिलेशन का। आओ नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं फटाफट से। अब ये तो भाई ये वाले फिगर सबने देखा होगा साइंस में, ये वाला फिगर सबने देखा होगा साइंस में। ये वाला रिलेशन समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कह रहा है कि भाई 3 अलग अलग आइटम्स हैं जो थोड़ा थोड़ा पार्टली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर है। दे आर रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ऐसा रिलेशन बताओ साइंस में बच्चों कहां देखा है आपने? मैंने तो मैं बताऊंगा आपको। 3 अलग अलग आइटम्स हैं, उन तीनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाकी दोनों के साथ एक का थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। तीनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। आपने साइंस में पढ़ा होगा बायोस्फेयर, राइट? बायोस्फेयर, उसका भी डायग्राम ऐसा होता है जहां पर जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, ये लिथोस्फेयर हो जाता है, ये हाइड्रोस्फेयर हो जाता है, ये एटमॉस्फेयर हो जाता है, और बीच में जो तीनों का इंटरसेक्शन है वहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है, और वो बायोस्फेयर होता है। आपने ये सेम वेन डायग्राम वहां देखा होगा। तो ये रिलेशन 3 आइटम्स का इस तरीके से दिखता है। यहां पर एक और एग्जांपल है, जैसे कि बॉयज, स्टूडेंट्स और फुटबॉल प्लेयर्स। बॉयज, स्टूडेंट्स और फुटबॉल प्लेयर्स, अगर ऐसा है तो देखो भाई, मान लो सेट ए बॉयज है, सिर्फ बॉयज, सेट बी हमारा स्टूडेंट्स है, और सेट सी मेरा फुटबॉल प्लेयर्स है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, देखो ये वाला हिस्सा, ये जहां जो ये वाले एलिमेंट्स है, ये वो बॉयज हैं, बॉयज, ये बॉयज तो हैं हु आर नॉट स्टूडेंट्स। जरूरी तो ना सारे लड़के स्टूडेंट्स हो। हु आर नॉट स्टूडेंट्स एंड आर नॉट फुटबॉल प्लेयर्स। एफपी मतलब फुटबॉल प्लेयर्स, ये वो वाले हैं। ये अगर ये स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये बॉयज के कैटेगरी से बाहर है, इस बाउंड्री से बाहर है। देखो ये इस बाउंड्री से बाहर है। तो पहली बात, अगर ये बॉयज नहीं है मतलब ये गर्ल्स हैं, तो ये गर्ल्स हु आर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये बॉयज के उससे बाहर है लेकिन स्टूडेंट्स हैं, तो पहली बात तो ये गर्ल्स हु आर स्टूडेंट्स एंड डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ऐसा। अब ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ये सिर्फ ये जो एरिया है फुटबॉल प्लेयर्स है, लेकिन बॉयज नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा गर्ल्स
इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही बनता है, गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल। बट आर नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन ये, ठीक है, स्टूडेंट्स से भी बाहर है, स्टूडेंट्स वाले रीजन से भी बाहर है ये वाले एलिमेंट्स जो आ गए। तो ये ओनली सी, ये ओनली बी, ये ओनली ए। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। देखो ये वाला जो रीजन हो जाएगा, मैं आपको बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, एक बार देख लेना। ये वाला जो रीजन है ये किसका कॉमन है? ये ए और बी का कॉमन है, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। यानी कि ये है, ये वाला रीजन है बॉयज हु आर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स तो है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, बट डोंट प्ले फुटबॉल। अब ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है वो गर्ल्स जो स्टूडेंट्स भी हैं और फुटबॉल भी खेलती हैं, ठीक है भाई। और ये वाला रीजन हो जाएगा वो बॉयज हैं जो स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन फुटबॉल खेलते हैं। बॉयज, ये बॉयज हैं और फुटबॉल प्लेयर्स हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है ये। तो अब बात करते हैं ये बीच वाला रीजन, ये वाला, इस वाले रीजन की बात कर लेते हैं। ये वाला जो रीजन बन रहा है बीच में, किससे हाईलाइट करें इसको? इसको इससे कर लेते हैं। ये रीजन जो बच्चों हो जाएगा ना, ये रीजन वो हो जाएगा, ये वो बॉयज हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं और फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। इस रीजन को लिखेंगे बॉयज हु आर स्टूडेंट्स एंड प्ले फुटबॉल। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए हर एक आइटम का, कि कौन सी जगह पर वेन डायग्राम क्या दिखाना चाह रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारा बोर्ड भर दिया है मैंने आपके लिए। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। रंगोली बना दी एक तरीके से मैंने इस पे, देख लो। आओ अगला रिलेशन देखते हैं। अगला रिलेशन बहुत आसान है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एक आइटम पूरा का पूरा दूसरे में बिलोंग करेगा और एक तीसरा आइटम होगा जिसका दोनों से ही कोई रिलेशन नहीं होगा। एक आइटम कोई भी हो सकता है जो दूसरे के अंदर पूरा पूरा इन्वॉल्व है, लेकिन तीसरे आइटम का दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। ये वो है, कह रहा है इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड व्हाइल थर्ड आइटम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, देन दे मे बी रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग डायग्राम लाइक दिस। जैसे कि इंजीनियर्स, ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स एंड रैट्स। अब देखो सेट ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंजीनियर्स का। अब इंजीनियर्स चूहे तो नहीं होंगे ना भाई, चूहा है ना हेलमेट पहन के इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नहीं ना। ये ए इंजीनियर्स है और ये बी हो जाएगा ह्यूमंस का। लेकिन रैट्स का बिल्कुल अलग ही सिस्टम चल रहा है, ना रैट्स मेरा ह्यूमन है ना रैट मेरा इंजीनियर है, बिल्कुल बाहर। तो ऐसा रिलेशन बनता है हमारा 7 टाइप, ये 7th रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने सारे लॉजिकल पॉसिबल रिलेशन हमने पढ़ लिए हैं, ये 7 तरह के रिलेशन हमने पढ़ने थे। तो फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बता रहा है प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, फटाफट टाइम खराब नहीं करते। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर्स या नंबर्स। थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाना जरूरी था यार, मैं चाहता तो वैसे इन टॉपिक्स के अंदर मैंने मेजॉरिटी ऑफ द यही देखा है कि सीधा क्वेश्चन ही शुरू करा देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समझाते रहते हैं। बट थोड़ा सा मेरे को ये चाहता था कि एक बारी इस तरीके से थोड़ा आपको थ्योरेटिकली मैं चीज को समझा पाऊं कि आप कंसेप्चुअली उस चीज को दिमाग में डाल लो, ठीक है यार। तो आओ अब क्वेश्चंस पे धीरे धीरे आते हैं। तो पहला कह रहा है कि प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स जिनमें आइडेंटिफाई करना होता है रिप्रेजेंटेशन लेटर्स या नंबर्स की एक डायग्राम के अंदर, और उसके बेसिस पर क्वेश्चन करने होते हैं। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अभी तक आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। बट अगर ये समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। कह रहे हैं इन सच क्वेश्चंस वी आर गिवन अ वेन डायग्राम एंड द वेरियस रीजंस आर मार्क्ड विद सम लेटर्स। जैसे कि ये वाली चीज थी, अब यहां पर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे आपको लेटर्स मार्क कर रखे होंगे, आपको बताना होगा इस लेटर का मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने वहां पर थोड़ा अभी हाईलाइट करके समझाया। कह रहा वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट अ लेटर सिग्निफाइज इन दैट वेन डायग्राम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। जैसे कि आओ एग्जांपल देते हैं। अब देखो आपके सामने ये वेन डायग्राम बना हुआ है यार, जिसके अंदर एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर भी है और एक रेक्टेंगल भी है। ये 4 सेट्स हमारे पास हैं इस पूरे वेन डायग्राम के अंदर, जहां पर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्विमर्स को, ठीक है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस प्लेयर्स को, और टॉल पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल कि वो टॉल प्लेयर्स हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट्स टॉल पर्संस, सर्कल टॉल पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल इज फॉर टेनिस प्लेयर्स एंड रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर स्विमर्स। रेक्टेंगल किसके लिए? स्विमर्स के लिए। अब ये बड़े सारे आपको दिख रहा है, इसके बीच में लेटर्स हैं। अब हमें बताना है बस ये क्या होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं,
एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। ए कौन है यहां पर? ए देखो, ए मेरा सिर्फ ट्रायंगल के अंदर पड़ रहा है। ए मेरा सिर्फ ट्रायंगल के अंदर है, सर्कल से भी बाहर है, स्क्वायर से भी बाहर है और रेक्टेंगल से भी बाहर है। तो ए का मतलब है ओनली टेनिस प्लेयर्स, ओनली टेनिस प्लेयर्स। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने गर्ल्स की बात कर रखी है, बॉयज का कहीं कोई मेंशन नहीं है, यानी कि ओनली टेनिस प्लेयर्स, ओनली बॉयज लिख सकते हैं, ओनली बॉयज हु आर टेनिस प्लेयर्स। और ना ही वो स्विमर्स है, ना ही वो टॉल पर्सन है, ठीक है। शॉर्ट बॉयज लिख सकते हैं, वो टॉल भी नहीं है, ठीक है। जैसे एल है, एल वो लड़के हैं, बॉयज हु आर स्विमर्स, ठीक है। मैं लिखने में बहुत टाइम जाएगा तो लिखते नहीं है, फटाफट से समझते हैं। एल कौन हो जाएंगे? एल वो लड़के हो जाएंगे, क्योंकि गर्ल्स के रिलेशन, गर्ल्स के सेट से बाहर आएंगे। एल वो लड़के हैं जो ना ही टॉल है ना ही टेनिस प्लेयर है, गर्ल से तो बाहर है, तभी वो लड़के हैं। अब एफ का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, एफ मेरा इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और इस स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, लेकिन सर्कल से बाहर है और ट्रायंगल से भी बाहर है। यानी कि एफ वो लड़कियां हैं जो टॉल नहीं है और टेनिस प्लेयर्स भी नहीं है, बट स्विमर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से हमें चीजें समझनी है। मिटाते नहीं है, चलो आपके लिए लिख रहने देते हैं। बताओ फटाफट से अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं यार। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है व्हाट रिप्रेजेंट टॉल गर्ल्स हु आर स्विमर्स एंड हु डू नॉट प्ले टेनिस। तो हमें क्या क्या चाहिए? टॉल गर्ल्स होनी चाहिए और स्विमर्स होनी चाहिए। तो गर्ल्स भी होनी चाहिए, टॉल भी होनी चाहिए, स्विमर्स भी होनी चाहिए। कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है देखते हैं, आओ मिटाई देते हैं, चलो इसको थोड़ा ढंग से देख पाएंगे। तो लड़कियां हमें चाहिए जो टॉल हो पहले तो यानी कि सर्कल के अंदर भी आए और स्क्वायर के अंदर भी आए, ठीक है। सर्कल और स्क्वायर दोनों में आए, लेकिन वो क्या नहीं है? वो हमारी टेनिस नहीं खेलती, यानी कि ट्रायंगल से बाहर, ट्रायंगल से बाहर, और वो स्विमर्स भी हैं, राइट, वो हमारी स्विमर्स भी हैं। तो कौन सी लड़कियां हो जाएंगी ऐसा बताओ? यानी कि रेक्टेंगल के अंदर भी आना चाहिए वो। तो मेरे ख्याल से जो आना चाहिए ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, ट्रायंगल से बाहर स्विमर्स होनी चाहिए, सर्कल में भी आना चाहिए और गर्ल्स में भी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन जी बन रहा है। देखो जी देख लो, जी मेरा रेक्टेंगल में है, स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, लेकिन ट्रायंगल से बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है। तो ऑप्शन जी हो जाएगा बच्चों मेरा आंसर यहां पर। तो जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल गर्ल्स को जो स्विमर्स भी हैं बट टेनिस नहीं खेलती। नेक्स्ट, विच लेटर रिप्रेजेंट टॉल गर्ल्स हु डू नॉट प्ले टेनिस एंड आर नॉट स्विमर्स। यानी कि लड़कियां जो सिर्फ लंबी हैं बट ना ही वो टेनिस खेलती हैं ना ही वो स्विमर्स हैं, ठीक है भाई। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आओ देखते हैं। वो लड़कियां जो लंबी हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलती और स्विमर्स भी नहीं है, यानी कि रेक्टेंगल से बाहर और ट्रायंगल से भी बाहर, ठीक है। और लड़कियां भी होनी चाहिए और टॉल पर्सन भी होने चाहिए। तो सर्कल के अंदर आएंगी और स्क्वायर के अंदर आएंगी। कौन सा है भाई? डी, डी ऑप्शन है। ये तो बड़ा तेजी से कर रहे होगे आप ऑप्शन, वैसे फटाफट से डी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब बड़ी तेज तेज कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है भाई। तो हो गया। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वेन डायग्राम, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। कह रहा है एग्जांपल, जैसे कि इन अ स्कूल देयर आर टी स्टूडेंट्स हैं, दे प्ले 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल। देन दिस सिनेरियो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम लाइक दिस। इस तरीके से कि भाई एक एक्स वाई जेड है, ठीक है, HOBACR, इस तरीके से। अब यहां पर वो इस तरीके से खेल रहे हैं, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये 3 खेल रहे हैं, ठीक है। ये हॉकी के लिए हो गया ये वाला सेट, ये वाला क्रिकेट के लिए हो गया, ये वाला बास्केटबॉल के लिए हो गया। और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये टी स्टूडेंट्स हैं। तो ये सिर्फ वो बच्चे हो जाएंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सिर्फ वो बच्चे हो जाएंगे जो हॉकी खेल रहे हैं, ये सिर्फ वो बच्चे हो जाएंगे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद ऑरेंज से मार्क करते हैं कॉम्बिनेशन वाले। अब ये जो बी वाले बच्चे हैं ना, बी वाले, ये वाले बच्चे वो बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं प्लस हॉकी भी खेल रहे हैं। अब ये वाले जो बच्चे हो जाएंगे, सॉरी, क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है ना। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस सर्कल का और इस सर्कल का कॉम्बिनेशन है, क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हो जाएगा क्रिकेट प्लस हॉकी। वहां पर जो ये कॉम्बिनेशन है ये हो जाएगा मेरा किसका? हॉकी का और बास्केटबॉल का, हॉकी प्लस बास्केटबॉल। लेकिन जो ये बीच में है ना ये वाला, ये वो बच्चे हैं जो तीनों खेल रहे हैं, हॉकी प्लस क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल, ठीक है। ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है फटाफट से। आगे क्या है? एक क्वेश्चन है हमारे पास, इससे रिलेटेड हमें जवाब देना है। और अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। उसने कह रहा है एक दिल्ली हाई स्कूल के अंदर 560 स्टूडेंट्स हैं जो सितार और गिटार दोनों बजाते हैं। कह रहा है 560 स्टूडेंट्स प्ले बोथ सितार एंड गिटार
650 स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते हैं। कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं, 2200 बच्चे हैं, 2200 स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल के अंदर, आउट ऑफ विच हाफ द स्टूडेंट्स प्ले गिटार, यानी कि गिटार कितने लोग बजाते हैं, गिटार के सेट में कितने बंदे आ जाएंगे, हाफ, यानी कि 1100। समझ में आ रहा है, ये टोटल 2200 बच्चे हैं, जिसमें से आधे बच्चे यानी कि 1100 बच्चे गिटार बजाते हैं। ध्यान रखना, गिटार बजाते हैं, उसने ओनली गिटार नहीं बोला, गिटार बोला है। ओनली गिटार का मतलब हो जाएगा जो सिर्फ गिटार बजाते हैं, लेकिन उसने ऐसा बोला है कि आधे बच्चे गिटार बजाते हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो गिटार के साथ साथ सितार भी बजाते हों, और इन 2200 में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कुछ भी नहीं बजाते, ना गिटार ना सितार, वो ये 650 बच्चे हैं, डू नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। अब यानी कि ये देख लो, मान लो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, जो ये रेक्टेंगल है ना, ये वो बच्चे हो गए टोटल बच्चे, ये टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो कितने हैं 2200। अब ये वाला जो एक सेट है मान लेते हैं सी, ये गिटार वाला सेट हो गया, ये वो बच्चे हैं जो गिटार बजाते हैं, और ये वो वाले बच्चे हैं जो सितार बजाते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो ये बी है, बी का मतलब हो जाएगा जो गिटार प्लस सितार दोनों बजाते हैं, और यहां पर ये जो इन दोनों सर्कल से बाहर का एरिया है ये वाला, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर वाला एरिया है, ये वो बच्चे हैं जो ना ही गिटार बजाते हैं, ठीक है, ना ही सितार बजाते, दोनों ही नहीं बजाते, ये कुछ भी नहीं बजाते, ना ही गिटार ना ही सितार, और इनका है ये 650 है। डी कितना है 650। सी टोटल कितना है 1100। सी मतलब पूरा सी, सॉरी सी नहीं, सी प्लस बी 1100 है, क्योंकि उसने बोला है आधे बच्चे गिटार बजाते हैं। गिटार कितने बजा रहे हैं 1100, जिसमें बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, ये ओनली गिटार का नहीं है। कह रहे बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन लेट्स क्लासिफाई व्हाट दिस इंफॉर्मेशन वुड लुक लाइक इन वेन डायग्राम। अब देख लो, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली सितार, जो ए है वहां पर, ए यानी कि इस रीजन में जो यहां से बाहर है सिर्फ ए है, ओनली ए, जो सिर्फ सितार बजा रहे हैं। बी का मतलब स्टूडेंट्स प्लेइंग सितार एज वेल एज गिटार, दोनों बजाएंगे। सी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली गिटार। फर्क समझ में आ गया? सी का मतलब है जो सिर्फ गिटार बजा रहे हैं, तो 1100 जो है ये बी प्लस सी है बच्चों, यानी कि इंक्लूडिंग बी, सी इंक्लूडिंग बी, जो पूरा गिटार का सेट है। पूरा सेट कौन सा है गिटार का? ये है पूरा सेट, ये पूरा सेट 1100 है, जिसके अंदर ओनली गिटार वाले भी आ जाएंगे और वो बच्चे भी आ जाएंगे जो गिटार और सितार दोनों बजाते हैं। डी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स प्लेइंग नाइदर सितार नॉर गिटार, दोनों में से कुछ भी नहीं बजाएंगे। अब बात करते हैं ए प्लस बी की। ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स प्लेइंग सितार, बी प्लस सी का मतलब हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स प्लेइंग गिटार, ये 1100 है, ठीक है, और डी ये 650 है, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मेरे 2200 है, जो पूरा रीजन कवर कर लेंगे, ए बी 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 सी बी और जो बाहर है उसके डी बी, सब मिलाकर कितने हैं? 2200 हैं। आओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली गिटार, ये बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली गिटार, ओनली गिटार वाले बच्चे कौन हो जाएंगे? सी निकालना है, मतलब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को सी निकालना है, सी चाहिए भाई। सी कैसे निकलेगा? सी बताओ, निकालो बैठ के, कैसे निकलेगा सी? किस तरीके से निकल सकता है बताओ? यहां पर ऊपर एक और इंफॉर्मेशन है कि 560 स्टूडेंट्स प्ले बोथ सितार एंड गिटार, यानी कि बी जो है, बी हमें दे रखा है, बी कितना है? 560। ये वो बच्चे हैं जो गिटार और सितार दोनों बजाते हैं। तो देखो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, मेरे को बी प्लस सी की बता रखा है कि 1100 है, बी प्लस सी 1100 है, यानी कि जो बोथ बजा रहे हैं, यानी कि गिटार बी प्लस सी वो है जो गिटार बजा रहे हैं। इसके अंदर से जो बी है, बी की वैल्यू हमें दे रखी है 560, जो दोनों बजा रहे हैं। अगर मेरे को सी निकालना है, सी का मतलब ओनली गिटार, सी का मतलब ओनली गिटार, जो सिर्फ गिटार बजा रहे हैं, तो मैं ये कर सकता हूं कि बी प्लस सी का जो ये सेट है, इसमें से सिर्फ बी को हटा दूं तो मेरे पास सी बच जाएगा, राइट? तो फटाफट से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। 1100 में से 560 अगर मैं हटाता हूं, 1100 में से 560 हटाता हूं तो क्या बचना चाहिए? फटाफट से बता दो। 540, तो 540 आंसर है भाई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली गिटार? 540, जो सिर्फ गिटार बजाते हैं, सिर्फ गिटार। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली सितार। ओनली सितार के लिए कौन सा है भाई? ओनली सितार के लिए निकालना है मेरे को ए, ओनली सितार के लिए मेरे को ए निकालना है।
अब ए कैसे निकल सकता है ये देखते हैं। ए तो भाई कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये मेरे को पता है कितने हैं, 2200। ये 2200 है। इसमें से बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, बी प्लस सी बता है मेरे को 1100 है। बी प्लस सी 1100 है और डी की वैल्यू बता रखी है उसने 650। डी की वैल्यू बता रखी है ना 650, हाँ डी की वैल्यू बता रखी है 650, जो कुछ भी नहीं बजाते। ठीक है, डी की वैल्यू बता रखी है 650। मेरे को ए निकालना है, तो बी प्लस सी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, इसमें से माइनस कर देते हैं 2200 में से, यानी कि ए प्लस 1100 प्लस 650 इज इक्वल टू 2200। तो ए प्लस ये हो जाएगा 1750 इज इक्वल टू 2200। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फटाफट से बताओ। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट से बता दो। ओनली सितार निकालना है, क्या हो जाएगा 450, 450 आना चाहिए इसका आंसर, 450। यही आ रहा है सबका, यही आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग गिटार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग सितार। कितना ज्यादा है ये देखना है। अब ये कैसे निकाल सकता हूं, सिर्फ गिटार और सितार में देखो जो बी है वो तो कॉमन है, ये गिटार का था, ये सितार का था, गिटार का सी था, ये बी था और ये ए था, राइट। अब बी तो देखो दोनों में कॉमन है, तो मैं देख लेता हूं कि सी ए से कितना बड़ा है। हमने सी और ए दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, सी ए से कितना बड़ा है ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा ये डिफरेंस, सी माइनस ए कर देता हूं मैं, सी माइनस ए कर देता हूं। सी की वैल्यू क्या निकाली मैंने अभी, सी की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, सी की वैल्यू निकाली थी 540। यहां पर मैंने अभी सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू थी मेरी 540 और उसके बाद मैंने अभी ए की वैल्यू निकाली 450। तो यहां पर निकाल लेते हैं, 540 माइनस 450 आंसर आ जाएगा 90। यानी कि 90 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं जो गिटार बजाते हैं एज कंपेयर टू सितार। आओ नेक्स्ट, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले आइदर बट नॉट बोथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट्स। रेशियो बतानी है, किसकी रेशियो बतानी है, किसकी रेशियो बतानी है, वो स्टूडेंट्स हु प्ले आइदर बट नॉट बोथ, अलग अलग, यानी कि रेशियो बतानी है आपको सी प्लस ए की, बोथ वाले नहीं आने चाहिए। यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करा है आइदर, यानी कि ओनली सितार या ओनली गिटार वाले बच्चे, उन दोनों का बताना है हमें। आइदर सी हो चाहे ए हो, लेकिन बी नहीं आना चाहिए, बी रिप्रेजेंट करता है जो दोनों बजा रहे हैं। और उस इन दोनों की रेशो, इन दोनों का सम की रेशो किससे बतानी है, डी से। किससे रेशो बतानी है, टू द स्टूडेंट्स हु डू नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 450 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 650, तो ये हो जाएगा 990 बाय 650, 0 से 0 हटा दो, रेशो बन जाएगी 99:65। ये रेशो है हमारी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं यार, समझ में आ रहा है सबको, आई होप। आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब इस तरीके के क्वेश्चंस दिखते हैं हमें। यहां पर हमें वेन डायग्राम बनाने पड़ते हैं अलग अलग सेट्स के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था ना, ये उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब मेंटल मैथमेटिकल वाले वैसे हो गए, ये इससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या है कि आपको 5 तरह के वेन डायग्राम्स बता रखे हैं। आपको बच्चों 5 तरह के वेन डायग्राम्स बता रखे हैं और यहां पर अलग अलग 5 सेट है। तो आपको बताना है हर एक सेट का, यानी कि इन तीनों का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इन तीनों का वेन डायग्राम इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है भाई, ये बताना है हमको। तो पहले देखते हैं वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज का, इसका कैसे बनेगा। वेजिटेबल, पोटैटो, कैबेज। देखो भाई पोटैटो अलग होता है, इसका सेट अलग बनेगा, कैबेज का सेट बिल्कुल अलग बनेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ दोनों के दोनों वेजिटेबल का हिस्सा है। तो ये बनेगा भाई इसके जैसा, बी ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा है, जहां पर ये पोटैटो हो जाएगा, ये कैबेज हो जाएगा और ये वेजिटेबल हो जाएगा। क्लियर है, इसका ये बनेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, टेबल चेयर फर्नीचर, अरे ये तो सेम आ गया यार। टेबल चेयर फर्नीचर का क्या बनेगा, इसका भी बी ही बनेगा, इसका भी बी ही बनेगा। वीक, डे, ईयर। देखो भाई वीक, अगर मेरा वीक ये है तो डे इसके अंदर ही आता है, और वीक और डे दोनों ईयर के अंदर आते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स है कहीं, ये रहा भाई ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, जज, थीफ और क्रिमिनल।
जज, थीफ और क्रिमिनल। देखो भाई, थीफ क्रिमिनल का ही हिस्सा होता है। क्रिमिनल थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है, थीफ सिर्फ चोर होता है। क्रिमिनल थोड़ा बड़ा वर्ड है जिसके अंदर सारे मर्डरर, रेपिस्ट, थीफ सब उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जज दोनों से अलग है, ठीक है भाई। तो थीफ ये हो जाएगा, थीफ एक क्रिमिनल का पार्ट हो जाएगा और जज अलग होगा। तो इसका ऐसा कोई फिगर बन रहा है, वो लास्ट वाला ई वाला ऑप्शन बन रहा है, ठीक है भाई। तो ई ये हो गया। ऐसा कोई थीफ तो नहीं होता ना जो क्रिमिनल ना हो, तो ऐसा कुछ असम्पशन लेना ही मत, कोई अलग सा बना रहे हो। इसके बाद है हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। हस्बैंड अलग होता है, वाइफ अलग होता है, लेकिन दोनों फैमिली का हिस्सा होते हैं। हस्बैंड अलग है, वाइफ अलग है, लेकिन दोनों फैमिली का हिस्सा है, तो इसका भी बी ही बनेगा। तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम्स पहचानने हैं यार। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है भाई। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया ये, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है हमारे पास, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास एक ऐसा वेन डायग्राम है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग कॉलेज प्रोटेक्ट द ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल। ठीक है भाई। इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट्स कॉलेज प्रोटेक्ट, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स, ये गलत लिखा है वर्ड, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकता है ये। इसको भी देखते हैं क्या लिखा है, ये कुछ वर्ड मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, सर्कल कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलेज से रिलेटेड कुछ है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सर्जिकल स्पेशलिस्ट को, और मेडिकल स्पेशलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, और आगे शायद इंफॉर्मेशन में दिख जाए हमें, ये कॉलेज प्रोफेसर हो सकता है शायद, मेरे ख्याल से ये कॉलेज प्रोफेसर हो सकता है। तो आप अपने साथ साथ अभी ठीक कर लेना। हाँ देखो मिल गया ये वर्ड, कॉलेज प्रोफेसर। कर लो भाई ठीक इसको भी, कि अभी हाथों हाथ। ये कॉलेज प्रोटेक्ट पता नहीं किसने गलत लिखा हुआ है, ये कॉलेज प्रोफेसर्स है। बड़ी बड़ी क्लासों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है भाई, मुझे माफ करना, ओ साई राम। तो कॉलेज प्रोफेसर्स, ये सर ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलेज प्रोफेसर्स। ठीक है, और उसके बाद सर्जिकल स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करते हैं। तो सॉरी, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेज प्रोफेसर्स को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सर्जिकल स्पेशलिस्ट को, ट्राइंगल सर्जिकल वाले बंदे हैं, और रेक्टेंगल है मेडिकल वाले बंदे। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। तो कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट ये, ठीक है। तो कॉलेज प्रोफेसर्स जो है, कह रहा है कॉलेज प्रोफेसर्स हु आर आल्सो सर्जिकल स्पेशलिस्ट बट नॉर मेडिकल स्पेशलिस्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय। कह रहा है वो कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट है लेकिन मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि सर्कल और ट्राइंगल का कुछ कॉम्बिनेशन हो लेकिन रेक्टेंगल ना हो, तो वो डी है। ठीक है भाई, डी रिप्रेजेंट कॉलेज प्रोफेसर्स, सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है, देखो। ठीक है भाई, तो हमारा डी आएगा इसका आंसर, डी रिप्रेजेंट करता है कॉलेज प्रोफेसर्स को जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट है बट मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहा है सर्जिकल स्पेशलिस्ट हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट बट नॉट प्रोफेसर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि सर्जिकल वाले बंदे होने चाहिए, मेडिकल वाले बंदे होने चाहिए, लेकिन प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई, ये देखते हैं। प्रोफेसर नहीं चाहिए हमें, यानी कि सर्कल से बाहर और ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, वो जेड हो सकता है, राइट, जेड हो सकता है वो, जेड। और देखते हैं जेड है यहाँ पे, ये रहा भाई जेड है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है सी रिप्रेजेंट, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी देखते हैं, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ओनली सर्जिकल स्पेशलिस्ट, जो सिर्फ सर्जिकल स्पेशलिस्ट है वो। ठीक है भाई, आगे बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है सिर्फ ट्राइंगल के अंदर ओनली मेडिकल, बी रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली मेडिकल। ठीक है ना, ये होगा मेडिकल स्पेशलिस्ट हु आर नाइदर प्रोफेसर्स नॉर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, जिसको मैं बोल सकता हूं ओनली मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये भी कह सकता हूं। तो सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, ना ही प्रोफेसर है ना ही सर्जिकल स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कॉलेज प्रोफेसर्स हु आर ऑल्सो मेडिकल स्पेशलिस्ट बट नॉट सर्जिकल स्पेशलिस्ट, कॉलेज प्रोफेसर होने चाहिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट होने चाहिए, लेकिन सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं होने चाहिए।
कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल होने चाहिए लेकिन सर्जिकल नहीं होने चाहिए, यानी कि ट्रायंगल से बाहर एक्स हो सकता है। एक्स यहां पर भी देखो एक्स है, दोनों एक्स ही है। मैं पहले 2 मिनट घबरा गया था, मैंने कहा 2 कैसे हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम है, एक्स ही है। ठीक है, तो कॉलेज सर्कल के अंदर आ रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल से बाहर है। ट्रायंगल से बाहर है एक्स, एक्स हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक्स। ये वो बंदे हैं जो कॉलेज प्रोफेसर हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट है लेकिन सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। आओ अगला देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन उसने मुझे दिया है ऐसा ही बनाकर, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है भाई इस वेन डायग्राम के अंदर ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को। ट्रायंगल कौन है भाई? ट्रायंगल डॉक्टर्स हैं। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को। सर्कल कौन है भाई? प्लेयर्स है। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को। रेक्टेंगल कौन है भाई? आर्टिस्ट। आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो प्लेयर एंड आर्टिस्ट। यानी कि डॉक्टर्स भी हो, प्लेयर्स भी हो और आर्टिस्ट भी हो, तीनों कॉम्बिनेशन, डॉक्टर भी हो, प्लेयर भी हो, आर्टिस्ट भी हो। जो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो 5 बन रहा है भाई। 5 देखो, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल तीनों के अंदर आ रहा है 5। 5 इज द नंबर हु रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, डॉक्टर्स एंड प्लेयर्स। नेक्स्ट, विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो प्लेयर ओनली। आर्टिस्ट जो सिर्फ प्लेयर हैं, आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट जो सिर्फ प्लेयर हैं भाई, सिर्फ प्लेयर है, वो सिर्फ प्लेयर है, वो डॉक्टर नहीं है। सिर्फ प्लेयर है, वो डॉक्टर नहीं है, यानी कि ट्रायंगल से बाहर। तो 6 होगा आंसर, 6। चलो भाई 6। नेक्स्ट, विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स। विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट जो प्लेयर नहीं है ना ही डॉक्टर है। 1 होगा, ना ही प्लेयर है ना ही डॉक्टर है, सिर्फ रेक्टेंगल। आसान है तो बहुत। 1। नेक्स्ट, विच नंबर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट। ओनली डॉक्टर्स कह सकता हूं, मेरे को क्या बताना है इसमें? ओनली डॉक्टर्स, जो सिर्फ डॉक्टर्स हो। सिर्फ डॉक्टर वाला रीजन देख लो कौन सा है भाई। ओनली डॉक्टर कौन है? ये है 3। ओनली डॉक्टर कौन है? 3। आगे, विच नंबर रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। प्लेयर्स जो ना ही आर्टिस्ट है ना ही डॉक्टर है, कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 नंबर्स है क्या इसमें ऐसे? आओ देखते हैं। ओनली क्या चाहिए? ओनली प्लेयर्स हो, जो ओनली प्लेयर हो। एक 7 रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ सर्कल में है, रेक्टेंगल से भी बाहर और ट्रायंगल से भी बाहर, और 8 है। 7 और 8 ये 2 नंबर है, 7 और 8। हमें बताने हैं ओनली प्लेयर्स जो हैं इसके अंदर, क्या बताना है? ओनली प्लेयर्स। 7 एंड 8 ये रहा भाई हमारा ऑप्शन। चलो भाई अगला टॉपिक, अब सिलॉजिज्म जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिलॉजिज्म के बारे में फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या है। वैसे तो भाई देखो ज्यादातर ये क्वेश्चंस और टॉपिक पेपर में दिखता नहीं है, बट हमने सोचा यार फिर भी वेन डायग्राम अगर पढ़ा रहे हैं तो सिलॉजिज्म का टॉपिक भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और कंसेप्ट उसके हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है भाई सिलॉजिज्म के अंदर? सिलॉजिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। कह रहा है सिलॉजिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच अ लॉजिकल डिडक्शन इज मेड फ्रॉम 2 और मोर लॉजिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि भाई आपको 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और कुछ 4 से 5 कंक्लूजन्स आपके पास ऑप्शंस में होंगे, तो आपको वेन डायग्राम के बेसिस पर कुछ लॉजिकल डिडक्शंस करनी होंगी। वेन डायग्राम के बेसिस पर कुछ लॉजिकल डिडक्शंस करनी होंगी और बताना होगा कौन सा ऑप्शन या कौन सा कंक्लूजन जो है वो परफेक्टली फिट होता है इसके लिए। कह रहे सिलॉजिज्म इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस इन्फेरेंस और डिडक्शन। ठीक है भाई, कंक्लूजन को निकालना ये मतलब है इसका। The questions of syllogism can be solved using Venn diagram, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट से अपन क्या करेंगे? वेन डायग्राम्स को बनाएंगे और उससे फिर हम लॉजिकली जो हमारा डिडक्शन निकल कर आएगा उसकी बात करेंगे। आओ भाई देख लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। कह रहा है लेट्स सी सम टर्म्स यूज्ड इन सिलॉजिज्म। जैसे कि भाई एक टर्म होता है प्रेमिसेस। क्या मतलब इसका प्रेमाइसिस का? कह रहा है स्टेटमेंट प्रोवाइडेड टू अस इज अ प्रेमाइस, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है भाई, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट हमें दे दी जाएंगी, उसे अपन क्या नाम से बोलते हैं? प्रेमाइस बोलते हैं। यानी कि वो स्टेटमेंट बोल लो चाहे प्रेमाइस बोल लो। जैसे कि यहां पर ये है मेरे पास, ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये क्या है? मेरी एक प्रेमाइस है, एक स्टेटमेंट है। अब यहां पर सर कहेंगे कि ये, यहां पर बच्चे कहेंगे सर कैट्स आर डॉग्स, समझ नहीं आया मतलब क्या है? देखो भाई यहां पर ये जो कैट्स और डॉग्स हैं
ये क्या है? ये वेरिएबल्स है, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इस पर आपको लॉजिकली सोचना नहीं है बैठ के, मतलब प्रैक्टिकली वो नहीं करना है कि भाई कैट्स डॉग्स कैसे हो सकते हैं। ये सिर्फ वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी हो सकते हैं ये। हमें सिर्फ जो उसने बोला है उसके हिसाब से वेन डायग्राम बनाना है। एक कैट्स का सेट, एक डॉग्स का सेट। अगर उसने बोला है ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसका मतलब यह है कि एक कैट नाम का सेट है और वो सारा का सारा डॉग्स के अंदर लाए करता है, वो सारा का सारा डॉग्स के अंदर लाए करता है। उसके हिसाब से ऐसा हमारा डायग्राम जो है बन जाएगा। ठीक है भाई, तो वेरिएबल्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, बर्ड्स, ट्रीज, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें बस स्टेटमेंट का मतलब समझना है, वो स्टेटमेंट कितनी तरह की है। अगर लिख रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसे अपन बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो कितने तरह की स्टेटमेंट अभी आपको आगे बताता हूं, आओ देखते हैं। यहां पर पहले थ्योरी फटाफट से देख लेते हैं। कह रहे हैं इन दिस प्रीमाइस कैट्स एंड डॉग्स आर वेरिएबल्स। ठीक है, अभी मैंने ये बात करी, कैट्स और डॉग्स दोनों क्या है? वेरिएबल्स है। एंड वी हैव टू इग्नोर द कॉमनली नोन फैक्ट्स इवन इफ इट सीम्स टू बी ऑड। ऑड का मतलब यहां क्या है? वियर्ड, स्ट्रेंज, क्वीर, ये इसके सिनोनिम है। कह रहे हैं हम सबको क्या करना है भाई? इन वेरिएबल्स के जो भी नाम है उनको इग्नोर करना है। इग्नोर किस चीज के लिए? जो वो कॉमनली कहलाते हैं। जैसे कि मतलब अगर तुम लॉजिकली सोचो सर कैट्स और डॉग्स, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होता है। लेकिन यहां पर हमने सिलोजिज्म में क्या करना है? उन स्टेटमेंट्स पर फोकस करना है। जितना मर्जी हमें अजीब लग रहा हो वो, हमें उन फैक्ट्स को इग्नोर करना है। ये सिर्फ एक नाम है, ये सिर्फ वेरिएबल्स है, नाम है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, these cats and dogs can change to any other variable like monkey, boys, girls, etc. अगेन वही बात रिपीट कर रहा है वो कि ये कैट्स या डॉग्स ये एक वेरिएबल है, ये चेंज हो सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी हो सकते हैं इनका नाम, मंकी, बॉय, गर्ल, एटसेट्रा, बर्ड, ट्री, एनीथिंग। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रेमाइसेस ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशंस। जैसे पहला कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस, फिर दूसरा हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस और तीसरा डिसजंक्टिव प्रोपोजिशंस। कीपिंग इन माइंड द करंट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस वी ओनली नीड टू स्टडी कैटेगरिकल टाइप ऑफ प्रेमाइसेस। यानी कि हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो आता है मोस्टली वो कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस पर हमने बात करनी है आज। और उसके अंदर कैटेगरिकल प्रेमाइसेस की बात करें, प्रोपोजिशंस की बात करें, तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल प्रेमाइसेस। पहला यूनिवर्सल एफर्मेटिव, जो हमने स्टेटमेंट से ऊपर पढ़ी थी। यूनिवर्सल एफर्मेटिव मतलब सारा का सारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अंदर लाई करता है। 100% गारंटी के साथ, 100% श्योर हो आप इसके अंदर। इसके अंदर नो फॉल्स स्टेटमेंट होती है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, यानी कि कैट जो एक वेरिएबल है वो पूरा का पूरा डॉग्स के अंदर लाई करेगा। ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा हो जाएगा पर्टिकुलर एफर्मेटिव। पर्टिकुलर मतलब जहां पर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पर रहता है, यूनिवर्सली ट्रू नहीं रहता है हर चीज। ठीक है, जैसे कि अगर स्टेटमेंट है सम कैट्स आर डॉग्स, यानी कि कुछ कैट्स डॉग्स का हिस्सा है और दूसरी तरफ कुछ डॉग्स कैट्स का हिस्सा है। सारी कैट्स नहीं है और ना ही सारे डॉग्स हैं, यानी कि कुछ कुछ हिस्सा दोनों का है। इसके बाद बात करेंगे एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, जैसे कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव था, एक यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा जिसमें लिखा होगा नो कैट्स आर डॉग्स, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट। और इसके बाद है एक पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, यानी कि कुछ कैट्स डॉग्स नहीं है। अब इनमें एक फर्क है, इनमें एक फर्क है और इनके बहुत सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं बच्चों, हर किसी के, यूनिवर्सल एफर्मेटिव के, पर्टिकुलर एफर्मेटिव के, यूनिवर्सल नेगेटिव के और पर्टिकुलर नेगेटिव के, अलग अलग बहुत सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। उन सारे केसेस को दिमाग में रखते हुए ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका क्या है? उससे आसान तरीका है इनको सॉल्व करने का मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम। यानी कि वो वाला केस लेना जिसके अंदर मिनिमम कॉन्टैक्ट हो रहा है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव की अगर बात करें, जहां पर स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो यहां पर सबसे पहले जो दिमाग में आता है फिगर वो ये आता है भाई, जैसे हमने वेन डायग्राम के अंदर पढ़ा कि भाई सारे के सारे कैट्स का जो सेट है ये वाला, वो डॉग्स का हिस्सा है। लेकिन इस स्टेटमेंट से मैं एक और पॉसिबल केस निकाल सकता हूं।
इस स्टेटमेंट से मैं एक और पॉसिबल केस निकाल सकता हूं, और वो है ये वाला। इसका मतलब क्या है कि भाई जो मेरा कैट्स का सेट है वो पूरा का पूरा मेरा डॉग्स का भी सेट है, यानी कि दे ऑल आर सेम। अगर इस डायग्राम को फॉलो करूं मैं, तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। यहां पर भी ये स्टेटमेंट ट्रू होती है ना कि सारे की सारी कैट्स अभी भी डॉग्स हैं। अब इसको गलत नहीं कर सकते ना अभी। लेकिन हां, यहां पर कुछ बच्चों का यह जवाब आएगा कि सर यहां पर इसका मतलब यह भी बन रहा है कि सारे के सारे डॉग्स भी मेरे कैट्स हैं। यहां पर मेरा एक और कंक्लूजन भी निकल सकता है कि सारे के सारे डॉग्स भी मेरे कैट्स बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम मिनिमम कॉन्टैक्ट डायग्राम को लेंगे, जहां पर हम दूसरे कंक्लूजन पर जंप नहीं करेंगे। जितना हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा है उसी कंक्लूजन को समझेंगे। डॉग्स का कैट्स के थ्रू कुछ नहीं बताया हुआ, यहां पर सिर्फ यह बताया हुआ कि सारे के सारे कैट्स डॉग का हिस्सा है। तो ये वाला हमारा मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम है। डॉग्स का रिलेशन कैट से नहीं दे रखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे के सारे डॉग्स भी कैट्स हैं। इसका मतलब एक ये भी बन सकता है ना कि ऑल डॉग्स आर कैट्स। अगर ऐसे फिगर बनी हो तो सारे डॉग्स का सेट भी कैट्स के बराबर ही हो गया, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सर्कल ये वाले यहां पर, राइट। तो इसलिए मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम के हिसाब से हम इसको चूज करेंगे, लेकिन पॉसिबल केसेस हमें दोनों लेने पड़ेंगे। ये दोनों पॉसिबल केस मेरे बन सकते हैं। आओ पढ़ लेते क्या कह रहा है। कह रहा है लेट्स सी द वेरियस वेज इन व्हिच वी कैन डिपिक्ट दिस स्टेटमेंट यूजिंग वेन डायग्राम। द स्टेटमेंट क्लियरली सेज दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैट्स आर इंक्लूडेड इन डॉग्स। यानी कि ये जो वेन डायग्राम बना है ये लॉजिकली हमें क्या बताना चाह रहा है, ये बता रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो हमें क्लियरली कहता है कि जितने एलिमेंट्स मेरे कैट्स के हैं वो सारे के सारे डॉग्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग दीज टू डायग्राम्स। ये दो डायग्राम्स बन सकते हैं इसके, ठीक है। कह रहा है फिगर 1 इज द बेसिक डायग्राम and figure 2 is another possible diagram that we can draw to represent the statement। यानी कि पॉसिबल केस एक वो भी बन सकता है, और ये तो हमारा नॉर्मल बेसिक जो वेन डायग्राम बनना चाहिए लॉजिकली वो बनेगा यूनिवर्सल एफर्मेटिव के हिसाब से, ठीक है। आओ अगला समझते हैं। अब ये मजेदार है। अब है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव में स्टेटमेंट हो जाएगी नो कैट्स आर डॉग्स। इसका मतलब क्या है कि कैट का कोई भी एलिमेंट डॉग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही केस बन सकता है बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा। इट क्लियरली सेज दैट नो एलिमेंट ऑफ कैट्स विल बी इंक्लूडेड इन डॉग्स, देयरफॉर नो कैट्स आर डॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस। यानी कि दो डिसजॉइंट फिगर्स बनेंगी, कैट का और डॉग का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, कैट बिल्कुल अलग डॉग बिल्कुल अलग। नो कैट्स आर डॉग्स, कैट का कोई भी एलिमेंट डॉग से रिलेट नहीं करेगा। सो दिस इज द ओनली वन वे, एक ही पॉसिबल केस बन सकता है टू रिप्रेजेंट दिस केस, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक ही पॉसिबल कंक्लूजन बन सकता है हमारा ये, और उससे रिलेटेड यही हमारा पॉसिबल डायग्राम बनेगा, नो कैट्स आर डॉग्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा पर्टिकुलर एफर्मेटिव। ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर देखते हैं कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं। यहां पर है सम कैट्स आर डॉग्स, ये मेरी स्टेटमेंट है। यहां पर पर्टिकुलर अफर्मेटिव के हिसाब से हमारी स्टेटमेंट ये है कि सम कैट्स आर डॉग्स। कह रहा है दिस स्टेटमेंट सेज दैट सम पार्ट ऑफ कैट्स लाइज अंडर डॉग्स, सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस यूजिंग वेन डायग्राम लाइक दिस। एक तो जो बेसिक डायग्राम बनता है हमारा ये बनता है, मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम के हिसाब से ये बनेगा। जो सबसे ज्यादा लॉजिकल डायग्राम है वो हमारा ये बन सकता है सम कैट्स आर डॉग्स, कि भाई देखो ये मैंने कैट्स का बना दिया, ये मैंने डॉग्स का बना दिया, और ये कुछ एलिमेंट्स जो है कैट्स के वो डॉग्स से कॉमन है। अब दूसरा देखते हैं कि इसी स्टेटमेंट से और कैसे पॉसिबल केसेस या और कैसे लॉजिकली वो बन सकते हैं। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। सम कैट्स आर डॉग्स उसने बोला है, अगर उसने बोला है सम कैट्स आर डॉग्स, यानी कि कुछ कैट्स मेरी डॉग्स हैं, लेकिन डॉग्स का कैट से कोई रिश्ता नहीं बता रखा कि थोड़े से डॉग्स कैट्स का रिश्ता इंक्लूडेड है या सारे के सारे डॉग्स कैट्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर मैं ये वाला डायग्राम भी बनाऊं तो ये पॉसिबली ट्रू केस है, क्योंकि यहां पर चाहे सारे के सारे डॉग्स मेरे कैट्स के अंदर लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारी कैट्स डॉग्स के अंदर नहीं है, कुछ कैट्स डॉग्स का हिस्सा है, क्योंकि बाकी ये एलिमेंट्स भी हैं, ये वो कैट्स है जो डॉग का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये वाला हिस्सा जो है ये वो वाली कैट्स हैं जो डॉग्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये भी एक पॉसिबल केस बन सकता है। अब देखो तीसरा केस क्या है। तीसरा केस ये भी बन सकता है बच्चों, इसके हिसाब से सम कैट्स आर डॉग्स। अगर यहां पर ये स्टेटमेंट है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसका डायग्राम भी ये बनता है
ऑल कैट्स आर डॉग्स। अगर ऑल कैट्स डॉग का हिस्सा है तो सम तो होंगी ही होंगी ना, तब भी हम इसको गलत नहीं प्रूव कर सकते। तो मैं आपको अभी क्या बता रहा हूं, 4 पॉसिबल केसेस, फिर मैं बताऊंगा दोबारा से कि मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम के हिसाब से बेस्ट कौन सा लेंगे हम। पॉसिबल केसेस कौन सा बन सकते हैं, ये चारों बन सकते हैं इस स्टेटमेंट को बताने के लिए कि सम कैट्स आर डॉग्स। अगर इसके अंदर सारी कैट्स डॉग का हिस्सा है तो कुछ कैट्स तो डॉग का हिस्सा होंगी ही होंगी, उसको तो हम ट्रू बोल ही सकते हैं ना। चाहे एक एलिमेंट भी कैट का डॉग में पड़ रहा हो तो सम कैट्स आर डॉग्स तो ट्रू होगा। तो इसके अंदर अगर सारी कैट्स मेरे डॉग का हिस्सा है तो कुछ कैट्स तो होंगी ही होंगी, और इसी को फॉलो करते हुए ये भी ट्रू होगा ही। अगर एक भी एलिमेंट कैट का डॉग में है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो हेयर वी हैव 4 केसेस, फिगर 1 इज द बेसिक डायग्राम, यानी कि यही हमारा वो है मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम, जहां पर हम कोई भी फालतू कंक्लूजन नहीं लेंगे। सिर्फ उसने इतना बोला कि कुछ कैट्स डॉग का हिस्सा है तो डॉग को भी एक इंडिपेंडेंस दी जाएगी, कैट्स को भी अलग से एक इंडिपेंडेंस दी जाएगी, और कुछ पार्ट को जो ये रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई थोड़े से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैट्स और डॉग्स में कॉमन है, उसको हम ऐसे कॉमन बना देंगे। इसे अपन ऐसे लिखते हैं सी इंटरसेक्शन डी, ये मैंने आपको वेन डायग्राम में भी बताया था। तो मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम जो बनेगा वो ये बनेगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन पॉसिबली ये चारों केस बन सकते हैं हमारे। ठीक है भाई, नेक्स्ट हियर वी हैव 4 केसेस, फिगर 1 इज द बेसिक डायग्राम एंड अदर्स आर द पॉसिबिलिटीज टू रिप्रेजेंट द सेम। अदर्स क्या है, बाकी तीनों क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं भाई, कि ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है पर्टिकुलर नेगेटिव, जहां पर स्टेटमेंट है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ कैट्स मेरे डॉग का हिस्सा नहीं है। अब यह स्टेटमेंट किन किन केसेस में ट्रू हो सकती है। कह रहा है दिस स्टेटमेंट सेज दैट देयर आर सम कैट्स व्हिच विल नॉट लाई अंडर डॉग्स, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, पहला तो ये कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। अब देखो ये जो सेम डायग्राम हमारा ये वाला था, पहले वाला ऐसे वाला था, इसके अंदर भी यही है, लेकिन इसके अंदर जो मेंशन्ड केस है वो ये वाला है कि ये वाला तो जो हिस्सा था वो तो था जो वो कैट्स है जो डॉग्स का हिस्सा है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ ये वाला डायग्राम है ये इसके अंदर, तो यहां पर ये वो वाले एलिमेंट्स है सारे, ये वो एलिमेंट्स है दोज कैट्स विच आर नॉट डॉग्स। तो ठीक है भाई, ये डायग्राम हमारा बन सकता है, ये डायग्राम हमारा बन सकता है, बिल्कुल ठीक बनेगा। उसके बाद सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो यहां पर इस पर हम बात कर रहे हैं, इस बारे में हम इसकी बात नहीं कर रहे जो बीच में है, ये हम इनकी बात कर रहे हैं, ये वो वाली कैट्स है सारी की सारी जो डॉग्स का हिस्सा नहीं है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स इसके अंदर भी बन रहा है, और तीसरा ये वाला भी बन सकता है, अगर नो कैट्स आर डॉग्स है तो ऑब्वियसली सम कैट्स आर आल्सो नॉट डॉग्स बनेगा यहां पर। अगर एक भी कैट मेरे डॉग का हिस्सा नहीं है तो मेरी स्टेटमेंट ये वाली ट्रू हो जाती है। एक पॉसिबल केस बन सकता है कि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। क्लियर है भाई? आओ फटाफट से अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, खत्म करते हैं इनको। कह रहे हैं दीज आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, फिगर 1 इज द बेसिक डायग्राम एंड अदर आर द पॉसिबिलिटीज, यानी मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम के हिसाब से ये डायग्राम ही हमारा सूटेबल बनेगा, लेकिन बाकी सारे भी हमारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस डिस्कस्ड सो फार आर ऑफ स्टैंडर्ड नेचर, बट देयर आर प्रोपोजिशंस व्हिच डू नॉट अपीयर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, येट दे कैन बी लिंक्ड टू दीज 4 स्टैंडर्ड टाइप्स। जैसे कि पहला ऑल होता है, ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब पॉजिटिव प्रीमाइसेस बिगिनिंग विद एवरी, ईच, एनी एंड नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि ऑल की जगह ऐसा भी हो सकता है कि एवरी कैट इज अ डॉग, समझ रहे हो? तो ये उसके सिनोनिम्स बताना चाह रहा है एक तरीके से कि ऑल जहां पर यूज हो रहा है उस स्टेटमेंट के लिए और कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं। सम के लिए क्या हो सकते हैं, सम पॉजिटिव प्रीपोजिशन बिगिनिंग विद मोस्ट, मोस्टली, जनरली या ऑलमोस्ट। यहां पर भी मतलब क्या है कि कुछ, नॉट ऑल, ठीक है ना, नॉट ऑल, ऊपर वाले सारे ऑल के लिए है कि ईच वन ऑफ, एनी वन ऑफ। उसके बाद नो के लिए कौन सा यूज होगा, नो के लिए बिगिनिंग विद नो वन, नन, नॉट अ सिंगल। ठीक है, बट ये ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा क्वेश्चंस को समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि भाई नोट देखते हैं, कह रहा है इफ वी आर टोल्ड कैट्स आर डॉग्स देन वी कंसिडर दिस ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है भाई, कई जगहों पर स्टेटमेंट सिर्फ ऐसे आ सकती है कैट्स आर डॉग्स, कुछ नहीं लिखा कैट्स आर डॉग्स, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आप क्या समझोगे, सम कैट्स आर डॉग्स या ऑल कैट्स आर डॉग्स? आप लेंगे ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, ओनली ए इज बी, इसका मतलब क्या है, इट कैन बी रिटन एज ऑल ए आर बी। ओनली ए इज बी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, इस तरीके से ओनली ए इज बी। और मोस्टली यहां पर जो बेस्ट डायग्राम बन सकता है वो ये वाला बन सकता है, ए इज इक्वल टू बी कॉमन,
ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक केस है हमारा आइदर और केस। आइदर और केस बेसिकली ये क्या होते हैं, ये भी केस बता देता हूं क्या है इसके अंदर। ये मोस्टली कंक्लूजन से लेते टाइम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो बनते हैं उसमें बात होती है आइदर और केस के अंदर। यानी कि मान लो मैंने सिक्का उछाला तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके बाहर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके बाहर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूं सम कैट्स आर डॉग्स और दूसरी स्टेटमेंट बोलूं नो कैट्स आर डॉग्स, इन दोनों में से कोई एक तो पॉसिबिलिटी होगा ही होगा। तो इसे अपन बोलते हैं आइदर और केस, या तो ये वाला ठीक या तो ये वाला ठीक, इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। पढ़ लेते हैं फटाफट से। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस विच हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मार्किंग द फाइनल आंसर। आइदर और केस अकर्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, एक दूसरे से वो कोर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है भाई, वी हैव टू चेक दीज 3 कंडीशंस बिफोर मार्किंग आवर फाइनल आंसर। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। देयर शुड बी अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव पेयर ऑफ कंक्लूजंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेयर ऑफ कंक्लूजंस का मतलब क्या है कि या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। मान लो मैंने सिक्का उछाला तो 2 स्टेटमेंट है, इट इज अ हेड और इट इज नॉट अ हेड। अब क्या इसके बाहर कुछ हो सकता है? इन दोनों में से एक को तो ठीक होना ही पड़ेगा ना। तो वही कह रहा है वो कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, एक नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन होनी जरूरी ही है। द वेरिएबल्स शुड बी सेम इन बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल को सेम होना जरूरी है, राइट। अब जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएबल दोनों सेम रहने चाहिए। जैसे कि मैंने पहली स्टेटमेंट में भी क्या बोला, इट इज अ हेड, और दूसरे में भी क्या बोला, इट इज नॉट अ हेड। तो दोनों में हेड वेरिएबल है, वेरिएबल सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर मैं बोल रहा हूं इट इज अ हेड और दूसरे में बोल रहा हूं इट इज नॉट अ टेल। तो यहां पर ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी। वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए, एक सेम चीज के बारे में आप बात करना चाहिए कि यहां पर ये होगा या तो ये नहीं होगा। इट विल रेन और इट विल नॉट रेन, 2 चीजों के बारे में बात आएगी ना, ऐसा। ठीक है, वेरिएबल हमारा सेम रहना चाहिए। नाइदर ऑफ द कंक्लूजंस आर डेफिनेटली ट्रू। दोनों में से कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए, यानी कि 100% ट्रू नहीं होना चाहिए। Okay, if these 3 conditions are present, then we can mark these 2 pairs under either or case। यानी कि अगर ये तीनों conditions हमारी फुलफिल होती हैं तो इस सिचुएशन को मैं either और केस के अंदर डालता हूं। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट है मेरे पास, एक कंक्लूजन है मेरे पास। कंक्लूजन नंबर 3 में लिखा है सम बी आर डी, और कंक्लूजन नंबर 5 में लिखा है नो बी इज डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ एलिमेंट्स बी के ऐसे हैं जो डी में आते हैं, और इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है बी का जो डी में आएगा। अब या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं ऑप्शन वो वाला टिक करता हूं, C3 और C5। कब टिक करता हूं मैं ये, जब मैं किसी भी कंक्लूजन को 100% ट्रू नहीं कह सकता। यानी कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं 100% अवेयर नहीं हूं इस नॉलेज, इस फैक्ट से कि भाई सम बी आर डी ये मेरे पास ट्रूली इंफॉर्मेशन गिवन हो। ना ही मैं 100% ट्रूली ये बोल सकता हूं कि नो बी इज डी। अभी कच्चा पक्का वाला मामला है, दोनों में से किसी को भी मैं 100% ट्रू नहीं कह सकता। ठीक है ना, यहां पर यही बोल रहा है, नाइदर ऑफ द कंक्लूजंस आर डेफिनेटली ट्रू। ठीक है ना, 100% ट्रू नहीं होना चाहिए कोई भी दोनों में से। ठीक है, इसलिए हम बीच का आंसर चूज करते हैं इन दोनों का, जिसे हम अपन बोलते हैं आइदर या फिर और केस। आइदर और केस यानी कि या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा, लेकिन इसके बाहर ऑप्शन नहीं जा सकता कोई, इन दोनों में से कोई एक तो ठीक होगा ही होगा। ठीक है भाई, चलिए इसके अंदर भी वो सेम चीजें रिपीट कर रहा है जो मैंने भी आपको बताई उन 2 स्टेटमेंट से रिलेटेड। कह रहा है बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कह रहा है इनकी कंडीशंस देखो एक बारी, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स एज वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। यानी कि एक जगह पर वो कहना चाह रहा है कि बी डी का हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा बी का डी होगा, और दूसरे में वो कहना चाह रहा है कि बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होगा बी डी का। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। फिर कह रहा है वेरिएबल्स आर सेम, दैट इज बी और डी। दोनों स्टेटमेंट में वेरिएबल हमारे सेम थे बी और डी। और कह रहा है बोथ आर डेफिनेटली फॉल्स, दोनों में से कोई भी डेफिनेटली ट्रू नहीं था। सो आइदर और केस एग्जिस्ट बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में ये वाला केस एग्जिस्ट करेगा। और यहां पर फाइनल आंसर या फाइनल कंक्लूजन अपन क्या देंगे, वही आइदर 3 और 5 एंड 2 and 4 फॉलोज। रिमेंबर दीज रूल्स, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है भाई, या तो 3 और 5 फॉलो होगा या 2 और 4 फॉलो होगा। आओ ओके देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बता दूं बच्चों, ये जो ऊपर ये दे रखे हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रेमिसेस है, यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट्स है, और ये हमारे क्या है, कंक्लूजन्स है। और हमें यहां पर आंसर देना है, इन स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाना है,
और उसके बाद देखना है कि इनमें से कौन कौन सी कंक्लूजन्स ट्रू हैं। ठीक है भाई, कह रहा है नो ह्यूमंस ब्रीद, कोई भी ह्यूमन ब्रीद नहीं करता। फिर कहता है एक्स ब्रीद करता है और वाई ब्रीद करता है। नो ह्यूमंस ब्रीद, तो अब एक एक सेट बना लेता हूं मैं ह्यूमंस का, ये ह्यूमन हो गया, एक सेट बना लिया मैंने ह्यूमन का। अब कह रहा है कोई भी ह्यूमन ब्रीद नहीं है, ब्रीद वाले सेट से बाहर है, तो ब्रीद वाला सेट मैंने ये बना लिया बड़ा सा साइड में, ह्यूमन इससे बाहर रहेगा। अब वो कह रहा है एक्स ब्रीद करता है, तो एक्स मेरा इसके अंदर आ जाएगा यहां पर, और कह रहा है वाई भी ब्रीद करता है, वाई इसके अंदर आ जाएगा। क्या मुझे एक्स और वाई के बारे में आपस में कोई रिलेशन पता है? नहीं, तो एक्स और वाई को भी मैंने अलग अलग रखा, लेकिन ब्रीद के अंदर रखा। और ह्यूमन उसने बोला कोई भी ह्यूमन ब्रीद नहीं करता, ह्यूमन को मैंने ब्रीद के बिल्कुल बाहर रखा। एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं पता ना हमें, उसने कहा एक्स ब्रीद करता है, ठीक है, वाई ब्रीद करता है, वो भी ठीक है। ह्यूमन को बिल्कुल बाहर रखा, एक ब्रीद का सेट बनाया, उसके अंदर एक्स को भी डाल दिया, वाई को भी डाल दिया। कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या है। पहला कंक्लूजन कह रहा है वाई इज ह्यूमन, वाई इज ह्यूमन। ह्यूमन का सेट देखो ये रहा, वाई का सेट ये रहा। क्या मैं कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन ऐसा ले सकता हूं? क्या मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है कि वाई और ह्यूमन को वो बोले? पहली बात तो वाई को ब्रीथ का पार्ट होना पड़ेगा और एच को ब्रीथ से बाहर रहना पड़ेगा, तो वाई इज ह्यूमन मेरा फॉल्स है यार, ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। फिर कह रहा है एक्स इज ह्यूमन, इसमें भी सेम वही है, फॉलो नहीं करेगा। कहता है सम ह्यूमंस ब्रीथ। अब यहां पर यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट थी ऊपर, नो ह्यूमन ब्रीथ, ये क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो ह्यूमंस ब्रीथ। तो यहां पर मैं ये कैसे ले सकता हूं कि सम ह्यूमंस ब्रीथ? तो ये भी फॉलो नहीं होगा। और एक्स इज वाई, तो ये मैंने बताया था, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स एंड वाई, ठीक है ना, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मैं कोई भी फॉलो नहीं करूंगा, एक भी स्टेटमेंट मेरी फॉलो नहीं होती, यानी कि नन ऑफ दीज फॉलो, कोई भी स्टेटमेंट मेरी फॉलो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, चूज द सेट ऑफ 3 सेंटेंसेस वेयर द थर्ड सेंटेंस कैन बी लॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम बोथ द प्रीसीडिंग सेंटेंसेस। तो ये मेरे पास सेट्स दे रखे हैं ये वाले। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो कौन सा 3 सेंटेंसेस का सेट ऐसा है जहां पर जो थर्ड सेंटेंस है, जहां पर जो मेरा थर्ड सेंटेंस है वो पहले 2 सेंटेंसेस से लॉजिकली डिराइव हो सकता है। आओ चेक करते हैं, ए पार्ट से शुरू करते हैं, ए पार्ट से शुरू करते हैं। एफ और बी, एफ और ई से शुरू, एफ और ई को देखते हैं और देखते हैं कि क्या बी इनसे लॉजिकली डिराइव हो सकता है। एफ और ई, तो एफ में लिखा है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है भाई, सारे के सारे डॉग्स मेरे मैमल्स का हिस्सा है, ये मेरा बन गया ऐसा। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम के हिसाब से ये बनाएंगे हम कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ई में कहता है नो कैट इज अ मैमल, कोई भी कैट मेरी मैमल नहीं है, तो डॉग से तो ऑब्वियसली वो बाहर रहेंगी। अब कैट का जो सेट बनेगा वो मैमल से ही बाहर बन रहा है, इससे ही बाहर बन रहा है, तो डॉग तो मैमल के अंदर आएगा, डॉग तो मैमल के अंदर आएगा। तो जब सारे के सारे डॉग्स मैमल का हिस्सा हैं, एक भी ऐसा एलिमेंट डॉग का नहीं है जो मैमल से बाहर चले जाए, और कैट का एक भी एलिमेंट नहीं है जो मैमल के अंदर हो, तो डॉग्स और कैट्स का कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता, राइट। तो एफ और ई से मेरे को ये डायग्राम समझ में आता है। तो अब कह रहा है क्या बी थर्ड स्टेटमेंट इनसे बनेगा क्या, यानी कि नो कैट इज अ डॉग। क्या इस स्टेटमेंट को मैं 100% ट्रू कह सकता हूं? नो कैट इज अ डॉग कह सकता हूं, नो कैट इज अ डॉग। क्या ऐसा एक भी एलिमेंट है कैट का? 1% चांस भी है कि कोई भी एक एलिमेंट कैट का डॉग बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल ठीक है, नो कैट इज अ डॉग, जो एफ और ई से डिराइव हुई है, ठीक है। एफ में लिखा था ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ई में लिखा है नो कैट इज अ मैमल, कोई कैट मेरा मैमल नहीं होगा। तो बी में जो थर्ड सेंटेंस है कह रहा है नो कैट इज अ डॉग, कोई कैट मेरा डॉग नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक है ये, और हमारा आंसर यहां पर ये आ गया, नो कैट इज अ डॉग। ठीक है भाई, आई होप सबको समझ में आ गया है, इसको लिखे रहने देते, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, मजेदार सेंटेंसेस दिखते हुए कह रहे चूज द सेट ऑफ 3 सेंटेंसेस वेयर द थर्ड सेंटेंस कैन बी लॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम द बोथ प्रीसीडिंग सेंटेंसेस, सेम वही है। आओ देखते हैं, पहले ए डी ई देखते हैं। ए में कह रहा है वुमेन लाइक रेड वाइन, ठीक है भाई, वुमेन को रेड वाइन पसंद है। आगे डी में देखते हैं, डी कह रहा है रेड वाइन इज वोडका, तो वुमेन को पसंद है रेड वाइन, और रेड वाइन इज वोडका, रेड वाइन इज वोडका, ठीक है। ई क्या कह रहा है वुमेन लाइक वोडका, तो पॉसिबली ठीक है यार, ये वुमेन लाइक रेड वाइन इज वोडका,
सो हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि वुमेन लाइक वोडका, कर सकते हैं यार ये डिराइव। और भी देख लेते हैं, बाकी और कुछ बन रहा है तो ACF भी देख लेते हैं। ACF, वुमेन लाइक रेड वाइन, ठीक है। मेन ऑल्सो लाइक रेड वाइन, ठीक है। F, नो वन लाइक्स व्हाइट वाइन, बात ही नहीं बनी कुछ। वुमेन लाइक रेड वाइन, मेन ऑल्सो लाइक रेड वाइन, और F में कहता है नो वन लाइक्स व्हाइट वाइन। ये लॉजिकली हम ले नहीं सकते यार। वुमेन को रेड वाइन पसंद है तो हो सकता है व्हाइट वाइन भी पसंद हो, उसके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मेन को भी रेड वाइन पसंद है, ऑल्सो लाइक रेड वाइन, लेकिन व्हाइट वाइन के बारे में हम कोई भी कंक्लूजन नहीं लेंगे। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि दे डोंट लाइक व्हाइट वाइन, ठीक है। तो ये वाला मेरा नहीं बन सकता सेंटेंस, ये फॉलो नहीं होगा भाई, गलत है ये। पहला वाला वैसे मेरा बन रहा था, मैं आगे के चेक कर रहा हूं सिर्फ, और भी कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा। E, वुमेन लाइक वोडका, बी में कह रहा है मेन डू नॉट लाइक वोडका, ठीक है। और सी में कह रहा है मेन ऑल्सो लाइक रेड वाइन। कोई लॉजिक ही नहीं बना, कोई लॉजिक बना? वुमेन लाइक वोडका, ठीक है, और मेन डू नॉट लाइक वोडका, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेन ऑल्सो लाइक रेड वाइन। हम इन दो स्टेटमेंट से ये वाली स्टेटमेंट डिराइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वुमेन लाइक वोडका, ठीक है, मेन डू नॉट लाइक वोडका, मान ली आपकी बात, लेकिन मेन ऑल्सो लाइक रेड वाइन, ये इससे कंक्लूजन नहीं ले सकता मैं। व्हाइट वाइन भी तो हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, तो ये स्टेटमेंट्स से ये कंक्लूजन नहीं ले सकता हूं। तो मैं बिल्कुल ठीक था, आंसर मेरा ए ही है, बाकी स्टेटमेंट्स फॉलो नहीं हो रही, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पहले दो सेंटेंस ए और डी, कह रहा है वुमेन लाइक रेड वाइन, उसके बाद कह रहा है रेड वाइन इज वोडका, रेड वाइन को ही वोडका कहते हैं मान लो, ठीक है। तो ई में क्या कह रहा है, वुमेन लाइक वोडका, ये बन सकती है। वुमेन को रेड वाइन पसंद है, रेड वाइन ही वोडका है, तो वुमेन को वोडका भी पसंद है, ये हम कह सकते हैं। आगे ओके, तो ये तीन सेंटेंस है और देखते हैं कौन सा फॉलो होता है, ठीक है भाई। देखो ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, और ये इनका कंक्लूजन होगा, मेरे ख्याल से ऐसा है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज द लास्ट सेंटेंस फॉलो फ्रॉम द प्रीसीडिंग सेंटेंसेस। पहला है ऑल हैट्स आर रेड, ठीक है, ऑल हैट्स, सारे के सारे हैट्स, H फॉर हैट्स, और ये रेड है, ठीक है। उसके बाद सम फ्लावर्स आर रेड, कुछ फ्लावर्स रेड है, यानी कि जो फ्लावर का सेट बनेगा ना बच्चों, उसके कुछ एलिमेंट्स रेड से मिलेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि फ्लावर्स का रिलेशन हैट से दिया हुआ है क्या? हैट से दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो इसका ऐसे बनेगा, ऐसे सम फ्लावर्स आर रेड, तो मैं रेड को और फ्लावर्स का एक इंटरसेक्शन बनाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं लूंगा जहां पर फ्लावर्स और हैट्स को मैं मिला दूं, क्योंकि दिस इज नॉट 100% ट्रू, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। भाई देखो, सिलॉजिज्म एक अच्छे लेवल का कंसेप्ट है, बहुत ही रिफाइंड लेवल का कंसेप्ट है, यहां पर समझदारी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं लगता, यहां पे समझदारी जरूरी है, चीजों को एनालाइज करना, समझना बहुत जरूरी है। ये पता किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। इसको क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं, जो अच्छे टॉपिक्स आते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। सिलॉजिज्म या क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना, ये वो वाले टॉपिक है ये, ठीक है। ये कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट से काफी हटकर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फोकस आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोबारा से स्टेटमेंट अपनी रिपीट कर रहा हूं कि क्योंकि मेरे को फ्लावर्स और हैट्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो मैं फ्लावर्स और हैट्स को कॉमन नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मान लेते हैं, एक बच्चे का डाउट आया सामने से कि सर मान लो सम फ्लावर्स आर हैट्स, ऐसा स्टेटमेंट होता तो हम कैसा डायग्राम बना सकते थे? तो मैंने कहा बच्चे हम ऐसा बना सकते थे कि ये हैट्स हो गया, ये रेड हो गया, और फ्लावर्स को फिर उसके बीच में से निकालता मैं यूं, ये फ्लावर्स होता। क्योंकि सारी की सारी हैट्स अगर रेड का हिस्सा है और फ्लावर्स को उसने बोला है कि कुछ फ्लावर्स मेरा हैट का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली वो रेड का हिस्सा भी होते हुए जाएगा ही जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर फिर पूरे के पूरे फ्लावर को आपने हैट के अंदर ही क्यों नहीं बना दिया, बाहर क्यों रखा आपने? क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑल फ्लावर्स आर हैट या रेड। उसने सम बात करी ना, सम, तो सम के लिए मेरे को दूसरी पॉसिबिलिटी भी रखनी पड़ेगी कि कुछ नहीं भी हो सकते, उनको भी तो रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आधा हिस्सा बाहर भी रखा है। उसने बोला सम फ्लावर्स आर हैट्स या रेड्स, तो ये आपको आधा बाहर रखना ही पड़ेगा, पूरा नहीं डाल सकते, स्टेटमेंट ही अलग हो जाएगी, ठीक है यार। तो यहां पर हैट्स और का कोई रिलेशन नहीं है, तो नेक्स्ट कह रहा है वो सम फ्लावर्स आर हैट्स। अच्छा, तो क्या ये कंक्लूजन फॉलो हो सकता है? मैं भी इसी की तो बात कर रहा था, क्या इन दोनों से ये कंक्लूजन फॉलो हो सकता है, सम फ्लावर्स आर हैट्स? बिल्कुल भी नहीं यार, नहीं हो सकता। सम फ्लावर्स आर रेड पता थे, लेकिन फ्लावर और हैट का कोई रिलेशन नहीं पता, तो मैं नहीं ले सकता यार ये, ठीक है ना यार। ये ए का बन गया, नहीं बन सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सम काउज आर गोट्स,
कुछ काउस गोट्स है, ठीक है, बी बना लेते हैं, सम काउस आर गोट्स, ये काउस और ये गोट्स, ठीक है। सम शीप आर गोट्स, अब उसने किसका रिलेशन बताया है, शीप का और गोट का, और ये बोला है कि कुछ शीप गोट है, लेकिन क्या शीप का और काउ का रिलेशन बताया है, क्या शीप का और काउ का रिलेशन बताया नहीं, तो यहां पर हम ये करेंगे सम शीप आर गोट, ऐसा, ये शीप का हो जाएगा, ठीक है ना, ये शीप और गोट की इंटरसेक्शन होगी, कुछ एलिमेंट्स इनके कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स इनके कॉमन है। फिर कह रहा है ऑल गोट्स आर शीप, क्या ये स्टेटमेंट मैं ले सकता हूं, खुद ही सोचकर बताओ, ऑल शीप्स आर गोट्स या ऑल गोट्स आर शीप, ऐसा कुछ मैं ले सकता हूं इससे, नहीं ले सकता हूं, ठीक है, तो ये भी मेरा बेकार नहीं। फिर कह रहा है सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, कुछ प्लैनेट्स स्टार्स है, सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, ठीक है यार, ये सी पार्ट का हो गया। सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, ऑल स्टार्स आर ल्यूमिनस, सारे के सारे स्टार ल्यूमिनस है, क्या बोल रहा है, ऑल स्टार्स आर ल्यूमिनस, यानी कि सारे के सारे स्टार ल्यूमिनस है। इसका मतलब यह हो गया कि हर एक एलिमेंट जो स्टार का होगा वो ल्यूमिनस होगा। तो मिनिमम कॉन्टैक्ट वेन डायग्राम के हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा नहीं, तो एटलीस्ट जो स्टार वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो पूरा का पूरा ल्यूमिनस के अंदर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा तो पूरा का पूरा ल्यूमिनस के अंदर आ जाएगा। मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने बड़ा सा ये प्लेनेट के बीच में से निकाल दिया, ऐसा नहीं करा, प्लेनेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी ल्यूमिनस की, लेकिन जितना हिस्सा प्लैनेट्स का और स्टार्स का कॉमन है, यानी कि ये वो वाला हिस्सा है जिसके अंदर प्लैनेट्स भी हैं और स्टार के दोनों के एलिमेंट्स हैं, और उसने बोला है कि सम ऑल स्टार्स आर ल्यूमिनस, सारे स्टार्स ल्यूमिनस है, तो जो स्टार्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं वो भी ल्यूमिनस होंगे, और उसी साइड जो प्लैनेट्स भी इस एरिया के अंदर पड़ रहे हैं, चाहे सम हो कुछ हो, वो भी मेरा ल्यूमिनस का हिस्सा होंगे। इसलिए मेरा कंक्लूजन यहां पर क्या बन रहा है, सम प्लैनेट्स आर ल्यूमिनस। क्या मैं इसको ट्रू लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी, या ओनली सी, ओनली सी पे टिक लगाऊंगा, ओनली सी टिक हो जाएगा, ठीक है। सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, बिल्कुल ठीक है, कुछ प्लैनेट्स हैं जो स्टार्स हैं, और वो कह रहे हैं सारे के सारे स्टार्स ल्यूमिनस हैं, तो वो जो कुछ प्लैनेट्स जो स्टार्स का हिस्सा है वो भी मेरे ल्यूमिनस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्की गल। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, तो यहां पर उसने डायरेक्शंस बताई है हमें। डायरेक्शंस क्या बताई है बच्चों, उसने कहा है कि मार्क द आंसर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस, इफ कंक्लूजन 1 फॉलो देन मार्क ए, यानी कि आगे जो भी कंक्लूजंस होंगे, ठीक है ना, अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है तो आपको ए मार्क करना है, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन फॉलो होता है तो आपको बी मार्क करना है, आइदर ऑफ द टू फॉलो, यानी कि दोनों में से कोई भी एक आंसर तो है तो आप सी फॉलो करोगे, यानी कि दोनों में से कोई एक आंसर तो ठीक है ही। दोनों में से कौन सा बिल्कुल ठीक है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल गया इंफॉर्मेशन से कि दोनों में से कोई एक तो ठीक होगा, जिसे अपन वो आइदर और वाला केस कहते हैं। आइदर और वाला जो केस है वो ये है कि दोनों में से एक तो ठीक होगा, या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। अभी ये नहीं पता कि हेड ही आएगा, ना ही ये पता है कि हेड नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों में से एक तो आएगा, तो ये वाला केस। और कह रहा है अगर दोनों में से कोई नहीं आएगा, इफ नाइदर ऑफ द टू कंक्लूजन्स फॉलो, तो मार्क डी, और अगर लगता है कि भाई दोनों कंक्लूजन्स ठीक हो जाएंगे तो मार्क ई। ये करना है आने वाले अगले क्वेश्चंस के अंदर। आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नो डॉक्टर इज एंथुसियास्टिक, ठीक है भाई, नो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर का जो सेट है वो एंथुसियास्टिक वाले सेट से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। नो डॉक्टर इज एंथुसियास्टिक। फिर कह रहे हैं सम डॉक्टर्स आर प्लेफुल, कुछ डॉक्टर्स प्लेफुल है, यानी कि एक प्लेफुल वाला सेट बनेगा और वो कुछ डॉक्टर्स के साथ प्लेफुल है। क्या प्लेफुल और एंथुसियास्टिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, तो हम ये नहीं लेंगे। तो पहला है कि ऑल एंथुसियास्टिक आर प्लेफुल, सारे के सारे एंथुसियास्टिक प्लेफुल है, हो सकता है ऐसा? ऑल एंथुसियास्टिक आर प्लेफुल, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ये नहीं होगा। दूसरे में कह रहा है सम प्लेफुल आर नॉट एंथुसियास्टिक, कुछ प्लेफुल एंथुसियास्टिक नहीं है। इसको मैं 100% ट्रू कह सकता हूं, कह सकता हूं यार कुछ प्लेफुल एंथुसियास्टिक नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा आंसर? बी, यानी कि कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, कंक्लूजन 2 फॉलोज। मैं कह रहा हूं चाहे सारे के सारे ना करें, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो प्लेफुल है लेकिन एंथुसियास्टिक नहीं है तो वो सम वाले कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसा एक एलिमेंट तो है ही हमेशा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी पी और ई के बारे में। तो कह रहा है सम प्लेफुल आर नॉट एंथुसियास्टिक। क्या मैं इन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उससे ये कंक्लूजन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं।
ठीक है ना, कि कुछ प्लेफुल मेरे एंथुसियास्टिक नहीं है, तो कंक्लूजन 2 फॉलो हो जाएगा मेरा, यानी कि आंसर बी। यहां पर बी में बोल रखा था ना कि अगर कंक्लूजन 2 सिर्फ फॉलो होता है तो मार्क बी, तो हमने बी मार्क कर दिया यहां पर। आगे देखते हैं, ठीक है, अगले में भी वही स्टेटमेंट्स है सारी की सारी, कि कंक्लूजन 1 फॉलो होगा तो ए मार्क करना, तो वो बताना है हमें। आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल हट्स आर मेंशंस, ऑल हट्स, सारी की सारी हट्स, ऑल हट्स आर मेंशंस, ये मेंशंस का हिस्सा है, ठीक है। ऑल मेंशंस आर टेंपल्स, सारे के सारे मेंशंस जो हैं वो टेंपल्स का हिस्सा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी बनता है कि ऑल हट्स आर टेंपल्स, ये मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे हट्स मेंशन का हिस्सा है, सारे के सारे मेंशन टेंपल का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली वो इसी का हिस्सा बनेगा छोटा सा। तो पहला कंक्लूजन, सम टेंपल्स आर हट्स, सम टेंपल्स हट्स हैं, बिल्कुल ठीक बनेगा यार। कुछ टेंपल्स जो ये है हट्स इसका हिस्सा है ना टेंपल का, तो सम टेंपल्स आर हट्स बिल्कुल ट्रू है। सम टेंपल्स आर मेंशंस, ये भी बिल्कुल ट्रू है, यानी कि बोथ फॉलोज, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ फॉलोज, यानी कि कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलोज, दोनों फॉलो कर रही है भाई, फॉलो, ठीक है। सम टेंपल्स आर हट्स बिल्कुल ठीक है, सम टेंपल्स आर मेंशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल बर्ड्स आर टॉल, बड़ा आसान सा है, देखो आपने पहले थ्योरी या कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितने आसान आसान से हैं। ऑल बर्ड्स आर टॉल, सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो टॉल का हिस्सा है, ऑल बर्ड्स आर टॉल। फिर कह रहा है सम टॉल आर हेन्स, कुछ टॉल हेन्स हैं, लेकिन बर्ड का उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूं ये सिर्फ वेरिएबल्स हैं, यहां पर लॉजिकल मत हो जाना बैठकर कि सर हेन तो बर्ड ही होती है, अरे भूल जाओ बर्ड का मतलब क्या होता है वो भूल जाओ, सिर्फ नाम की तरह देखो, नाम है ये, कुछ क्या मतलब होता है उसको भूल जाओ, ठीक है भाई, क्या नाम होता है क्या मतलब होता है उसको भूल जाओ। कई बच्चे बीच में बोलने लगे फिर से भटक जाए उस कंसेप्ट से, सर हेन्स तो लेकिन बर्ड्स का हिस्सा होती है, अबे नहीं भाई वो छोड़ो, नाम का मतलब क्या है वो छोड़ो, सिर्फ नाम पर फोकस करना है, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर टॉल, सम हेन्स आर टॉल, कुछ हेन्स टॉल है। अब इससे क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, सम बर्ड्स आर हेन्स, क्या बर्ड्स और हेन्स के बीच में कोई भी रिलेशन बताया हुआ है तो नहीं ले सकते। सम हेन्स आर टॉल, कुछ हेन टॉल है, ये फॉलो होगा भाई, कुछ हेन्स तो टॉल है ना, तो ये मेरा फॉलो होगा, तो यहां पर कंक्लूजन 2 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सम हेन्स आर काउज, कुछ हेन्स जो है वो काउज है, ठीक है। ऑल काउज आर हॉर्सेज, सारे के सारे काउज जो हैं वो हॉर्सेज हैं, तो जितना काउज का मिनिमम है वो तो मैं ले लूंगा इसके अंदर से, ये हॉर्सेज और ये है मेरे हेन्स, एच फॉर हेन्स। अब ये मेरे काउज है, तो कुछ काउज जो ये वाला हिस्सा है काउज का वो तो मेरा हॉर्सेज के अंदर आएगा ही ना, तो कह रहा है सम हॉर्सेज आर हेन्स, बिल्कुल सही बात है, कुछ हॉर्सेज ये वाला ये हेन्स के अंदर है, हेन्स का ये वाला हिस्सा और हॉर्सेज का ये वाला हिस्सा मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। अगर काउज और हेन्स कॉमन है और सारी की सारी काउज हॉर्सेज में आएंगी तो कुछ हॉर्सेज हेन्स भी होंगे। फिर कह रहा है सम हेन्स आर हॉर्सेज, सम हेन्स आर हॉर्सेज, ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों फॉलो करेंगी, दोनों फॉलो करेंगी। वैसे तो अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा होगा ऑब्वियसली बात है, बोथ फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलोज, दोनों फॉलो होंगी, ई मार्क करेंगे आंसर आप। नेक्स्ट, ऑल ट्रक्स फ्लाई, सम स्कूटर्स फ्लाई, तो ट्रक्स और फ्लाई, ऑल ट्रक्स सारे के सारे ट्रक्स फ्लाई करते हैं और सम स्कूटर्स फ्लाई, कुछ स्कूटर्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, कुछ स्कूटर्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, बिल्कुल भी नहीं, ट्रक्स और स्कूटर कुछ देन रखा। कह रहा है सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, कुछ स्कूटर्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, हाँ तो बिल्कुल ये वाले एलिमेंट्स है ना जो स्कूटर्स फ्लाई नहीं करते हैं, तो ये ठीक है, तो कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है भाई, कंक्लूजन 2 फॉलोज, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, कुछ स्कूटर्स ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, तो वो हमारा हो सकता है कुछ पार्ट ऐसा, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है सम स्कूटर्स फ्लाई। सम अडल्ट्स आर बॉयज, कुछ अडल्ट्स जो हैं वो बॉयज हैं। सम बॉयज आर ओल्ड, कुछ बॉयज जो हैं वो ओल्ड हैं, ठीक है। सम अडल्ट्स आर नॉट ओल्ड, कुछ अडल्ट हैं जो ओल्ड नहीं है, ठीक है भाई कह सकते हैं। सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, ये भी कह सकते हैं,
कुछ बॉयज जो है वो ओल्ड नहीं है, कह सकते हैं ये, ठीक है। तो बोथ फॉलोज। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है भाई। सबको क्लियर है सारे के सारे क्वेश्चंस? दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय।